तो बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के मन में और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आज ग्रुप से मिले। मैंने ग्रुप ओपन किया था तो काफ़ी सवाल आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। WBSSC SLST 2025 के फॉर्म फिलअप और इससे जुड़े हुए कई सारे कन्फ्यूजन है, जहाँ पे बहुत सारे जो हिंदी भाषा भाषी नेपाली मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है। बंगाली मीडियम के भी काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है। तो ये वीडियो खास करके जो हिंदी मीडियम वाले हैं, नेपाली मीडियम वाले हैं, किसी भी मीडियम वाले, सबके लिए ही है कि कॉमन वीडियो है। उन सारे कंफ्यूजन और आपके द्वारा पूछे गए उन सारे सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार शाह यानी राजेश सर, और आज मैं लेके आया हूं ऐसे तो काफी लेट हो गई है, लेट लेकिन नहीं है, बेटर क्या है ना कि बेटर लेट देन नेवर, कि हमेशा के लिए गलती हो जाए और आपका फॉर्म फिलअप रिजेक्शन हो जाए, इससे अच्छा है कि बेहतर है कि हम समय रहते चीजों को पूरा करें। तो अभी भी बहुत समय है आपके पास, 10-11 दिन है। तो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है कि हम फॉर्म फिलअप कैसे करें, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं जिनके जवाब शायद आपको कहीं मिल नहीं रहे हैं। तो इनके जवाब जितने हद तक मैं दे सकता हूं आपको दूंगा ये वीडियो। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि यहाँ से जब आप मेरी बात सुन रहे हैं, यहाँ से लेके फॉर्म फिलअप तक आप पूरी वीडियो देखिए। इस वीडियो के 2 हिस्से हैं, एक ही वीडियो में 2 हिस्से हैं। ये वीडियो जहाँ आप मुझे देख पा रहे हैं, दूसरी वीडियो फॉर्म फिलअप की आएगी जहां आप मुझे नहीं देख पाएंगे लेकिन आपको मेरी आवाज जरूर सुनाई देगी। वहां मैं आपको फॉर्म फिलअप के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। तो यहां से वीडियो स्किप ना करें। ये आपकी कैरियर का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। फास्ट फॉरवर्ड करके सुने, कैसे भी सुने, लेकिन पूरा सुने। थोड़ा धैर्य रखें, जीवन में पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। क्या पता कौन सी इंफॉर्मेशन आपके करियर को बचा ले, ठीक है, फॉर्म फिलअप रिजेक्शन होने से बचा ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं WBSSC सेकेंड SLST एग्जाम 2025 के फॉर्म फिलअप से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे हैं, उन सबके जवाब मैं जो है आप लोगों को देने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को जानना जरूरी है, मैं फटाफट ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको अच्छा खासा एक आइडिया हो जाए, ठीक है। तो देखिए, हाउ कैन आई अप्लाई फॉर सेकेंड SLST असिस्टेंट टीचर 2025 एग्जामिनेशन। बहुत ही सिंपल सा है। जो आप अप्लाई नाउ करने जाते हैं उसके पहले ये सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग ये पढ़े बिना ही फॉर्म फिलअप करते हैं और ब्लंडर कर बैठते हैं। देखिए, कैंडिडेट को सबसे पहली बात तो यह है कि westbengalssc.com पे ही जाना है, और वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर जो इस वक्त चल रही है, जहां पे SMS आ रहे हैं, इनकमिंग है, आउटगोइंग है, SMS आप भेज सकते हैं, SMS पा सकते हैं, ऐसा नंबर हो। नहीं हो तो पहले रिचार्ज कर ले, देख ले सब कुछ ठीक है। ईमेल आईडी आपका बंद ना हो गया हो, उसमें स्पेस हो, है ना, ताकि आपको मैसेजेस मिल सके। ये सारी बातें आप पहले इंश्योर करें और उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करें। नहीं है तो बना ले, ठीक है। और द फोन नंबर एंड ईमेल आईडी जो आप जिससे आप ये करेंगे, ये आपको तब तक रखना है जब तक आपको नौकरी ना मिल जाए, और नौकरी मिलने के बाद जब तक आप बूढ़े होकर रिटायर ना हो जाए पूरी तरह से। रिटायरमेंट होने के भी 5 से 10 साल तक संभाल के रखना है, पता नहीं कब केस हो जाए इसके ऊपर, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू यूज द लेटेस्ट ब्राउजर एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। जब भी आप फॉर्म फिलअप करें, इस बात का ध्यान रखें कि वो इंटरनेट कनेक्शन केवल आप ही इस्तेमाल कर रहे हो। अगर वो इंटरनेट के घर में कर रहे हैं और काफी लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो पहले इसके पासवर्ड को चेंज करें, एक ही जगह पहले वाईफाई को रखें, फॉर्म फिलअप कर ले। और जो क्रोम है, जो ब्राउजर है, जिस ब्राउजर पे आप करोगे यानी गूगल क्रोम पे करोगे, उसकी लेटेस्ट वर्जन होनी चाहिए, वरना टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपको ऑनलाइन पेमेंट में दिक्कत होगी। पेमेंट करोगे तो आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, कई सारे जो गेटवे की जो प्रॉब्लम होती है वो क्रिएट होती है। तो इन बातों को जरूर इंश्योर करें कि आपका ब्राउजर जो है ना, आपका जो ब्राउजर है वो क्या होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, यानी अभी वाला होना चाहिए। गूगल क्रोम पे चेक करोगे तो बता देगा हाई स्पीड इंटरनेट हो, ताकि आप पेमेंट आप स्मूथली कर सकोगे। इसलिए बहुत लोग जो पेमेंट कर रहे हैं उनको पेमेंट पैसा तो कट गया, पर अभी भी वहां पे अप्लाई नाउ दिखा रहा है। ये सब किस बात की प्रॉब्लम है? इसी ब्राउजर की प्रॉब्लम है, अब आप मानो चाहे ना मानो, और सर्वर की प्रॉब्लम है। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपका जो पर्सनल डिटेल होगा, उसके बाद एकेडमिक डिटेल होगा, और जो आपका प्रोफेशनल डिटेल्स होगा। 3 सेक्टर्स में आपको ये भरने पड़ते हैं। पर्सनल डिटेल में आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और माँ का नाम जो आप शुरू में दोगे, उसकी स्पेलिंग जरूर चेक कर लीजिएगा। यानी कि जब रजिस्टर करोगे ना, अप्लाई नाउ में जब आप रजिस्टर करोगे शुरू में,
तो उसी समय जो नाम दोगे वो आगे जाके सेम रहेगा, उसे आप एडिट नहीं कर सकते। पिताजी का नाम, माँ का नाम, अपना नाम एडिट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, बाकी सब एडिट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि पर्सनल डिटेल बहुत ध्यान से भरे आप लोग। और अगर आप फर्स्ट SLST जो 2016 में हुई थी, अगर आप इसके स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, अगर आप जो है इसके 2016 के अगर स्टूडेंट हैं, तो याद रखिएगा आपका जो रोल नंबर है फर्स्ट SLST एग्जाम का आपने संभाल के रखा है 9, 10, 11, 12 के लिए, कोई भी केस हो, एज रिलैक्सेशन तो आपको चाहिए होगा। काफी लोगों की एज चली गई है, जिनकी नौकरियां चली गई, ठीक है ना, जो अनटेंटेड है, तो उस समय वो रोल नंबर यहाँ डालना होगा ताकि उनको एज रिलैक्सेशन मिल सके। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसका नंबर वगैरह दिया है, मैट नंबर वगैरह दिया है, वो उसके हिसाब से, यहाँ कुछ और है नहीं। तो जो 2016 वाले हैं फर्स्ट SLST वाले हैं, ऊपर रोल नंबर देना ना भूले ताकि उनको एज रिलैक्सेशन मिल सके। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट यहाँ पे करते हैं और बार बार मुझसे सवाल पूछते हैं, ये क्लियर कर लीजिए आज यहाँ पे, दोबारा ये सवाल नहीं होना चाहिए। आपको क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इफ द कैंडिडेट हैज ऑब्टेन्ड स्कोर इन अ ग्रेडिंग सिस्टम। अगर आपका स्कोर ग्रेडिंग सिस्टम में है, यानी आपको नंबर वाले मार्क्स ना मिलके ग्रेड वाले मार्क्स मिले हैं, CGPA मिला हुआ है, सेमेस्टर में SGPA मिला हुआ है, तो वहां पे नीचे ओवरऑल जब ग्रेजुएशन खत्म होता है या पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होता है तो CGPA भी रहता है। सेमेस्टर वाइज मार्क्स जो होता है वो SGPA होता है, और जो क्यूमुलेटिव मार्क्स होता है टोटल वो CGPA होता है। तो आपको CGPA चाहिए। तो जो ग्रेडिंग सिस्टम है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंडिडेट की है कि वो अपने यूनिवर्सिटी के फॉर्मूले के हिसाब से, यानी आपके मार्कशीट के फ्रंट पेज पे या आपके मार्कशीट के बैक साइड पे नीचे या कहीं भी देखिएगा, आपके CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है वो दिया हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी, अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी ऑफ बर्डवान, ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो यहां से जो लोगों ने B.Ed करा है, मान लीजिए उनका CGPA आ रखा है 8.01, ये CGPA है, तो कह रहे हैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी आप ही की है और मार्क्स भी आप ही को दिखाना पड़ेगा। तो उनके बैक साइड में देखिएगा नीचे की ओर लिखा हुआ है कि इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 से। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करोगे, एक 0 है तो डेसिमल जंप करके इधर आ जाएगा एक प्लेस में, तो इसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी 80.1%। क्या हो जाएगी 80.1%। आप इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते हो, आपको 80.1% ही लिखना है, राउंड ऑफ नहीं कीजिएगा। डू नॉट राउंड ऑफ योर परसेंटेज मार्क्स, ये बिल्कुल नहीं करना है, अलाउड नहीं है, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 80.56 आया तो आपने इसको 81 कर दिया, ठीक है, ये नहीं चलेगा। और 80.46 आया तो आपने इसको 80 कर दिया, ये भी नहीं चलेगा, ये याद रखिए। सिग्नेचर में मुझे काफी मैसेजेस मिले हैं, मतलब मैं परेशान हो जाता हूँ ये देख के कि आप क्यों नहीं पढ़ते, आप नोटिस क्यों नहीं पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, अपलोड फोटो विथ सिग्नेचर, यानी फोटो में ही सिग्नेचर डालनी है। कहाँ डालनी है, देखिए फोटो यहाँ रहेगा और नीचे यहाँ पे जो व्हाइट पोर्शन होता है, कभी कभी देखिएगा फोटोशॉप में बनाते हैं डिफेंस वगैरह में भरने के लिए, तो यहाँ पे व्हाइट पोर्शन होता है, यहाँ क्या लिखना पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ। क्या लिखना पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ ना डाल के आपको यहाँ फोटो है और फोटो के नीचे जो व्हाइट पोर्शन होगा वहां पे एक सिग्नेचर होगा। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। फोटो वाले को बोलिए आप कागज पे साइन कर दीजिए, वो भी उसको क्या करेगा, फोटो के यहाँ पे इसको अपलोड करके फोटो के साथ ही आपको प्रिंट करके दे देगा। अब उसको आप अपलोड कर दीजिए या फोटो निकाल लीजिए, इस जगह पे व्हाइट पोर्शन रहेगा और वहां ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से आप जो साइन करते हैं वो साइन कर दीजिए। उसके बाद उसको स्कैन करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे अपलोड कर दीजिए। कोई भी एक तरीके कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको 30 KB से 60 KB की साइज होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, PNG या PDF नहीं करना है, ये सब नहीं करना, सिर्फ JPG होना चाहिए। राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे तो दिखा देगा JPG है, और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओगे तो साइज भी दिखा देगा। नहीं हो रहा, साइज बड़ी है तो ऑनलाइन रिड्यूस फोटो साइज करोगे तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन मिल जाएंगे, वहां फोटो डाल के आप साइज को थोड़ा सा रिड्यूस करो ताकि क्वालिटी खराब ना हो। क्वालिटी खराब मत कीजिएगा। तो फोटो ऊपर रहेगा, ठीक उसी एक ही फोटो में यहाँ पे सिग्नेचर की जगह होगी, वहां साइन करके अपलोड करें या फोटो बना ले, साइन भी बनवा ले
उसको प्रिंट करके फिर उसको अपलोड करें। तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन फोटो के साथ सिग्नेचर मस्ट है। अगर आप साइन नहीं करोगे तो आप बताओ एग्जाम में इन्विजिलेटर आप ही कैंडिडेट हो, सिग्नेचर से कैसे मैच करेगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। और आपको तो बोल देगा, आपको तो एप्लीकेशन में लिखा हुआ था कि अपलोड फोटो विद सिग्नेचर। तो क्या होगा इससे? आपके रिजेक्शन होने के चांसेस तो काफी ज्यादा है, क्योंकि एज पर इंस्ट्रक्शन आपने फॉर्म फिलअप किया नहीं। और वहां पे आप में से बहुत कोई मुझसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब ना मेरे पास है ना किसी के पास है, कि सर क्या एडिट का ऑप्शन आएगा? एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था। अब बताओ मैं इस सवाल का जवाब कैसे दूं? मैं तो शिक्षा मंत्री हूं नहीं, और ना ही मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का आदमी हूं कि मैं बता दूं कि हाँ भाई, अगर फॉर्म फिलअप जब खत्म होने वाला होगा तो उसके 10 दिन पहले या 5 दिन पहले एडिट का ऑप्शन आएगा, या 2 दिन पहले आएगा, तो आप कर लेना है एडिट जिनका जिनका होगा। अब मैं कैसे कह दूं आऊंगा जब मुझे पता ही नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा? तो फिलहाल तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है ये बहुत ही टाइम बाउंड फ्रेम में हो रहा है। 15 नवंबर तक पूरा पैनल बन के लोगों के हाथ में अपॉइंटमेंट चला जाएगा। इसीलिए सितंबर में पूजा का मंथ होने के बाद भी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ही परीक्षा रखी गई है, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के दोनों हाथ बंद है, और आपके पास तो 1 महीने का समय दिया गवर्नमेंट ने। उसमें भी आप गलती करोगे तो गलती देखो आपकी है, आप गवर्नमेंट पे दोष दे ही नहीं सकते। तो फोटो के साथ सिग्नेचर डालना है, याद रखिएगा, एक ही में, एक ही जगह पे। ठीक है, ये क्लियर हो गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं। साइज मैंने बता दिया, जेपीजी बता दिया मैंने। देखिए फीस के बारे में आपको पता है, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हो तो बहुत लोग कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के ऑप्शन अब नहीं है। और अगर फॉर्म में अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की ऑप्शन अगर नहीं है, और होते भी तो 500 रुपए ही लगता। और अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप कहां से भरना पड़ेगा, आपको जनरल में भरना पड़ेगा। अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के ऑप्शन अगर नहीं, क्योंकि कोर्ट केस हुआ है और हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑर्डर आ गया है ओबीसी को लेके, तो नहीं है तो आपको जनरल से भरना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप तो करना पड़ेगा। आगे 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 देखा जाएगा कि हाँ हम ओबीसी कैटेगरी में थे, लेकिन चूंकि आपने ऑप्शन नहीं दिया कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, तो हमें मजबूरन जनरल कैटेगरी से भरना पड़ा। अच्छी बात यह है कि दोनों के फीस सेम है, तो आप बाद में अपना सर्टिफिकेट, अगर उनको मौका दिया कि ठीक है आपको सर्टिफिकेट है, तो आप शो कर सकते हो और रिजर्वेशन का आप फायदा ले सकते हो। अदरवाइज जनरल में ही कंप्लीट करना होगा। बाकी एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप के लिए 200 रुपए फीस है, बहुत ही आसान है। 9, 10, 11, 12 दोनों के लिए सेम है। आगे अगर देखें, और ये फीस जो है आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, डेबिट कार्ड से हो, क्रेडिट कार्ड से हो, यानी एटीएम कार्ड से, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। यूपीआई तो आपके पास तो जीपे, फोन पे सब कुछ तो है ही। फाइनल सबमिशन एंड प्रिंट आउट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम लास्ट में करना है कि आफ्टर वेरीफाइंग ऑल डिटेल्स, जब सारे डिटेल्स आप वेरीफाई कर लोगे ना, सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेक अ प्रिंट आउट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जब सारा एप्लीकेशन हो गया तो एप्लीकेशन की पीडीएफ आपको मिलेगी, उसका आप प्रिंट आउट ले लो और उसे बहुत तिजोरी में संभाल के रखो। कब तक संभाल के रखना है? जब तक कि आपकी नौकरी नहीं हो जाती है, जब तक आप बूढ़े होके रिटायर नहीं हो जाते हो, और रिटायरमेंट के होने के बाद जब तक आप पेंशन नहीं शुरू हो जाता है, और उसके बाद के और 5 साल आपको संभाल के रखने हैं, पता नहीं कब केस हो जाए। ठीक है, जैसा चल रहा है। तो आप समझ रहे हो मेरी बात, आई थिंक। ठीक है, व्हाट विल बी द होल प्रोसेस फॉर सेकेंड एसएलएसटी 2025 एग्जामिनेशन? प्रोसेस बता दिया है। ओएमआर बेस्ड रिटन टेस्ट होगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, और 60 नंबर के हैं। कोई बताया नहीं है किस तरह क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि पूरे के पूरे सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम होंगे। कोई टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रामर, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं बोला गया। तो लास्ट जैसे कि फर्स्ट एसएलएसटी हुआ था, पूरा का पूरा 55 या 53 जितने मार्क्स का एग्जाम था, सारे सब्जेक्ट में थे। 60 नंबर पूरे सब्जेक्ट पे ही होंगे, क्योंकि कुछ कहा नहीं गया है। एवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्रायर टीचिंग एक्सपीरियंस देखा जाएगा। ओरल इंटरव्यू होगा और लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन। ये क्या है? लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि आपने, देखिए आप हैं बीएड क्वालिफाइड, ठीक है, एक बात समझिएगा, बीएड क्वालिफाइड है। बीएड जब आपने किया था तो फाइनल ईयर में आपने क्या किया होगा? आपने प्रैक्टिस टीचिंग की होगी। आपने क्या किया होगा? प्रैक्टिस टीचिंग किया होगा, जो दूसरे स्कूलों में ले जाके आपको देखा जाता है कि आप कैसे क्लासेस लेते हो, वो फाइनल होता है। तो उसी टाइप का कुछ आपका लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, यानी जिसे हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं, वो लिया जाएगा। यानी आपको कोई टॉपिक या किसी भी चीज पे पढ़ाना होगा, लेक्चर देना होगा एक क्लास की तरह। उन सबको, पैनलिस्ट को, आपको या तो स्टूडेंट समझ के पढ़ाना होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको सच में प्रैक्टिस टीचिंग के लिए किसी दूसरे स्कूल में ले जाके एवेल्युएट किया जाए। अगर इंटरव्यू में ना हुआ हो तो कहीं और ले जाके उसके लिए आपको प्रैक्टिस टीचिंग करना होगा, जिसपे आपको अलग से मार्क्स मिलेंगे, जो अनकॉमन होगा, काफी अलग जगह पे हो सकता है, या फिर इंटरव्यू में ही ले सकता है इसके ऊपर अलग से, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रोसेस आपका चारों प्रोसेस से होके आपको गुजरना है। आगे देखते हैं।
प्लीज प्रोवाइड सम डेज ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। देखिए रिटन मैंने कहा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ओएमआर बेस्ड होगा, एक कॉपी आपको मिल जाएगी, ठीक है, और दूसरी कॉपी जो है गवर्नमेंट के पास जाएगी, बाद में एक डिजिटल कॉपी की जो है वो भी आप डिमांड कर सकते हो, देख सकते हो, मिला सकते हो। पेपर जो है 60 क्वेश्चन होगा हर एक नंबर का, जहां पे आपको समय मिलेगा 1.5 घंटे का समय मिलेगा, 1.5 घंटे का, और जो फिजिकली हैंडीकैप है उनको 20 मिनट जो है एक्स्ट्रा, यानी कि 1 घंटे 50 मिनट उन लोगों को मिलेंगे। बाकी नॉर्मल कैंडिडेट को 1.5 घंटे का समय है, 60 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना ना हो, आपको आता हो तो भी करना है, नहीं आता है तो भी करना है। कैंडिडेट्स कैन रिटर्न डुप्लीकेट कॉपी ओएमआर शीट, तो जब एग्जाम दे देंगे तो बिल्कुल ना भूले कि आप अपनी ओएमआर की डुप्लीकेट कॉपी, 2 कॉपी होती है, दूसरी सेम कॉपी को डुप्लीकेट कॉपी कहते हैं। तो ओरिजिनल चली जाएगी सरकार के पास, और दूसरी जो डुप्लीकेट कॉपी है नीचे जो कार्बन कॉपी होगी वो आपको मिल जाएगी, ताकि जब रिजल्ट आए तो आप अपने डिजिटल ओएमआर शीट जो आपके रोल नंबर के हिसाब से आपको स्क्रीन पे दिखेगी उससे आप मैच करें कि आपने जो मार्किंग की थी, जो आपने जो डार्कन किया था, काला किया था जगह को, उससे आपको मैच हो रहा है और आप आंसर को मिला सके, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इसको लेके काफी केसेस चल रहे हैं। मॉडल आंसर जो है वो अपलोड किया जाएगा रूल 2025 के हिसाब से, तो रूल बड़ी रूल है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो टाइम जो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। व्हाट इज टोटल स्कोर? देखिए टोटल स्कोर ये मैंने पहले भी नोटिफिकेशन में बता दिया, आप देख लो। रिटन एग्जाम 60 नंबर का होगा, क्वालिफिकेशन के लिए 10 नंबर मिलेगा, यानी 60% से 60% या उससे ऊपर है पूरे 10 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। 60% के नीचे है, 50% तक है तो 8 नंबर मिल जाएंगे, 50% के नीचे है तो 6 नंबर आपको मिलेगा। यानी कि एकेडमिक स्कोर, एकेडमिक एक्सीलेंस आपको बाकी दूसरों से आगे ले जाने में काफी हेल्प कर सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए 10 नंबर 8 नंबर में 2 नंबर का फर्क है, इसमें मेरिट में आप काफी नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जगह पे यानी कि ये जो 60 नंबर की परीक्षा है, अगर आपका एकेडमिक स्कोर कम है तो इस 60 नंबर की परीक्षा में आप जितना अच्छा करोगे पैनल में आपका उतना ऊपर नाम रहेगा। तो कोई राउंडिंग ऑफ परसेंटेज अलाउड नहीं है, यानी किसी परसेंटेज जो आप जो कैलकुलेट कर रहे हो उसका राउंड ऑफ नहीं कर सकते, जो मैंने इस वीडियो में पहले ही बता दिया। जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके 10 नंबर है, यानी 1 साल के लिए कितना नंबर है? 2 नंबर है, यानी कि मैक्सिमम कितना होगा? 5 साल के लिए आपका 10 नंबर मिलेंगे। और इसके लिए बताया गया है कि क्या एट द सेकेंडरी लेवल इन अ गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट एडेड होना चाहिए, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होना चाहिए, यानी ऐसे स्कूल में आप काम करते हैं जो पूरी तरह से सरकारी हो, या सरकार के सहायता और अनुदान पे चलती हो, या सरकार उस स्कूल को स्पॉन्सर्ड करती हो डायरेक्टली। ऐसे किसी स्कूल में अगर आप काम करते हैं तो ही आपको एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा। साफ साफ देख लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल पूरी तरह से, गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त स्कूल, या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कूल, ठीक है। कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 मार्क्स फॉर ईच ईयर सर्विस इन अ सब्सटेंसिव कोर्स, और सेकेंडरी पोस्ट सेकेंडरी वगैरह पे आप हर साल के ये के लिए आपको 2 नंबर मार्क्स मिलेंगे। ओरल के लिए 10 नंबर है, जो कि एक तरह का इंटरव्यू हो गया, और जब का लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन होगा, किसी टॉपिक पर आपको बोलना होगा या पढ़ाना होगा किसी दूसरे स्कूल में, या हो सकता है कि इंटरव्यू पैनल ही आपका मार्क्स ले ले, ठीक है। मुझे लगता है कि इसकी बहुत कम संभावना है कि जो पैनलिस्ट है वो आपका ये 10 नंबर का ले, क्योंकि ऑलरेडी वो 10 नंबर पे आपको एवेल्युएट कर रहे हैं, उसमें भी काफी समय लग जाता है, फिर उस पर एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन लेना इंटरव्यू को बहुत लंबा कर देगा, क्योंकि इसके ऊपर ही काफी केस चल रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल में जो है एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं लिया गया, इस तरह की बातें आ रही है। तो मुझे लगता है कि शायद ये अलग से ले सकता है, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, और 10 नंबर जो है ओरल इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो ये सारे आपके मार्क्स हो गए, ठीक है। ये मैंने नोटिफिकेशन में मैंने बता रखा है। भाई कैसे अप्लाई करना है एक्सपीरियंस के लिए? ड्यूरिंग एप्लीकेशन यू विल बी आस्क्ड वेदर यू वांट टू क्लेम क्रेडिट फॉर एक्सपीरियंस। जब फॉर्म भरोगे तो आपसे पूछेगा, मैं बताऊंगा, आज जो फॉर्म फिलअप में सिखा रहा हूँ मैं बताऊंगा कहाँ आपको एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा। अगर आप एक्सपीरियंस के लिए लेते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, स्कूल का नाम क्या है, स्कूल की एक DISC डाइस कोड होता है, जो उस स्कूल से आप मांगोगे, जिस स्कूल में पढ़ा रहे हो वो आपको डाइस कोड दे देगा, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, उस रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन का। और अगर आप वहां पढ़ाते हो तो आपका ID क्या है, यानी आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, ठीक है, स्कूल का नाम क्या है, स्कूल का डाइस कोड क्या है, और अगर आप वहां टीचर थे तो आपका एक ID भी होगा, आपका एक ID होगा। ये चारों चीजें आपसे मांगी जाएंगी। व्हाट विल बी द शेड्यूल? देखिए शेड्यूल कुछ नहीं है, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 16 जून से स्टार्ट हुआ है 5 बजे तक, और 14 जुलाई शाम को 5 बजे खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोई फर्दर इसमें और कोई मुझे नहीं लगता कि आप समय दे सकता है। लास्ट डेट ऑफ रिसीट एप्लीकेशन जो है 14 जुलाई को ही है, रात कितना, 14 जुलाई को 11:59 रात को 12 बजे तक। फीस जो है आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है, जैसा बताया गया है।
Can I appear if I am yet ineligible but expect to attend the requisite eligibility after 14 जुलाई 2025? देखिए 14 जुलाई 2025 is the last date to apply. अब समझिए बात को। यहाँ बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर मैंने बीएड का फाइनल ईयर दे दिया है, रिजल्ट अभी नहीं आया है, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? सर मेरा ग्रेजुएशन मैंने फाइनल ईयर में हूँ, अपियरिंग हूँ, क्या मैं दे सकता हूँ? दे सकती हूँ। सर मैंने ग्रेजुएशन फाइनल का एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, क्या मैं भर सकता हूँ? भर सकती हूँ। मेरा बीएड का सर रिजल्ट अभी मैंने फाइनल ईयर में अपियर हूँ, क्या मैं दे सकता हूँ? दे सकती हूँ। तो इसका आंसर होगा नो। इसका आंसर होगा नो। 14 जुलाई 2025 को फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए और दूसरों को भी बताइएगा। 14 जुलाई 2025 को लास्ट डेट है। अगर आप 9-10 के लिए भरना चाहते हैं तो आप 14 जुलाई 2025 तक ग्रेजुएट हो चुके हो और आपके पास बीएड की डिग्री भी आपके हाथ में हो, यानी आपका दोनों कंप्लीट हो गया हो, आपने ये क्वालिफिकेशन अचीव कर लिया हो। 14 जुलाई को ही अचीव कीजिए, लेकिन उस दिन भी करना पड़ेगा, उसके बाद होने से नहीं होगा। अगर आप 9, 10, 11, 12 दोनों के लिए भरना चाहते हो तो आप 14 जुलाई तक पोस्ट ग्रेजुएट भी हो और आपका बीएड आपका कंप्लीट हो चुका हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपका रिजल्ट, आपका बीएड सिर्फ बाकी है, अपने एग्जाम दे दिया, देखते हैं कि 13 जुलाई को आपको बीएड का मार्कशीट मिल गया। अगर 13 जुलाई को अगर आपका बीएड का मार्कशीट मिल गया तो आप 13 या 14 जुलाई को फॉर्म फिलअप कीजिए, आप बिल्कुल एलिजिबल है। 14 जुलाई को भी अगर आपका रिजल्ट आ गया और आपके हाथ में डिग्री आ गई, मतलब रिजल्ट पब्लिश हो गया, बीएड कर लिया, आपके पास ऑनलाइन कुछ आ गया, तो आप अप्लाई कर दो, जरूर कर दो, क्योंकि आप डिक्लेयर हो चुके हो कि आपने बीएड आपने जो है कर लिया है। ठीक है, तो ये बात रखिएगा। लेकिन 14 जुलाई तक जिस दिन आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, अगर आपका ना ग्रेजुएशन हो रखा है, आप एपीआर हो, फाइनल ईयर में हो, एग्जाम दे दिए हैं, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, बीएड में है, फाइनल ईयर में है, एग्जाम दे दिए हैं, रिजल्ट में अटका हुआ है, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब कुछ सवालों को हम ले लेते हैं जो आज ग्रुप में मेरे वीडियो बनाने के पहले मैं कुछ सवालों के जवाब दे देता हूं, इसके बाद सेकेंड पार्ट में आप इस एक फॉर्म फिलअप की वीडियो को पूरी देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट ने मुझसे कौन कौन से सवाल जो है हमसे पूछ रखे हैं, ताकि मैं आपको सवालों का जवाब जो है दे सकूं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है हमारी रोमा जी, उन्होंने सवाल पूछा है कि सर मैं फोटो जो अपलोड की हूँ वो बैकग्राउंड में ब्लू है, बाकी सब मेरा ठीक है, तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? कहना चाहते हैं कि ये इनकी तस्वीर है, बैकग्राउंड जो है वो ब्लू है। ठीक है, फोटो यहाँ पे सिग्नेचर जो साइन है वो किया हुआ है, फोटो अपलोड किया हुआ है, लेकिन बैकग्राउंड जो है ब्लू है, तो क्या मेरा इससे फॉर्म फिलअप रिजेक्ट हो जाएगा? तो इसका आंसर है आपके सवाल का नहीं, आपका फॉर्म फिलअप बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नोटिस में कहीं मेंशन नहीं है कि आपको अपना फोटो व्हाइट, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लैक बैकग्राउंड में करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया है। आपको एक फोटो अपलोड करना है और फोटो के ठीक नीचे यहाँ पे जो देख रहे हैं आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। तो रोमा जी, आपके सवाल का जवाब है कि नहीं, निश्चिंत रहिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, चाहे पीछे का बैकग्राउंड आपने कुछ भी रखा हो। प्रीति शर्मा है, वो पूछ रही है काइंडली डिस्कस अबाउट कैटेगरी, बिकॉज पहले ईडब्ल्यू ऑप्शन था बट नाउ इट्स नॉट। देखिए कोर्ट केस है, कोर्ट का ऑर्डर है, बहुत सारे पंगे चल रहे हैं, चंगे चल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, इसको डिस्कस करना बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। तो फिलहाल अगर वहां पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की ऑप्शन अगर नहीं है तो सीधी सी बात है कि आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि अप्लाई नहीं करने से अच्छा है आप जनरल में अप्लाई करें। ऐसे भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जनरल से ज्यादा लोग भरते हैं और कटअप भी ज्यादा जाता है, तो बेहतर होगा कि आप अगर ऐसे ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं, जनरल में ही ना भर सकते हैं तो जनरल में भर दीजिए ना, वहां पे के लिए पढ़िए, क्या दिक्कत है, क्या पता जनरल में ही आपका हो जाए। ठीक है, तो ये ईडब्ल्यू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के ऑप्शन नहीं है, बहुत कह रहे हैं कि ओबीसी के ऑप्शन भी नहीं, तो नहीं है तो छोड़ दीजिए, क्या करना है, आगे बढ़िए। अगला सवाल है, चांदनी जी पूछ रही है, सर मेरा पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन अपियरिंग में है, मैं पीजी का फॉर्म भर सकती हूं? तो इसका मैंने आंसर दे दिया है, नो, आप पीजी यानी 11-12 के लिए नहीं भर सकती है। हाँ, आप 9-10 के लिए आप एलिजिबल हैं, चांदनी जी आप 9-10 के लिए एलिजिबल हैं, भर सकती हैं, पर चूंकि आपका पीजी फाइनल ईयर अपियरिंग है, आपको ये क्वालिफिकेशन अभी तक अचीव नहीं हुई है, 14 जुलाई के पहले अगर अचीव हो जाती है, 14 जुलाई को वो हो जाती है, फॉर्म फिलअप बंद होने के पहले तो कर सकती है, नहीं तो 11-12 तो नहीं भर सकती है।
लेकिन चूंकि आप पीजी में है यानी आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, बीएड जरूर होगा मैं मान के चलता हूँ, तो आप 9-10 के लिए जरूर भरिएगा। रूही जी पूछती है सर बीएड कंप्लीट चाहिए क्या? अरे हाँ भाई, पूरा कंप्लीट चाहिए, पूरा कंप्लीट चाहिए। क्या लिखा हुआ है, आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे जिसके लिए भर रहे हैं उसकी जो क्वालिफिकेशन चाहिए, 9-10 के लिए ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, परसेंटेज मैंने बता दिया था, और बीएड होना पड़ेगा, दोनों कंप्लीट होना चाहिए, 14 जुलाई तक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो आपका सवाल का जवाब है हाँ कंप्लीट होना पड़ेगा तो ही अप्लाई कर सकते हैं। पीजी कंप्लीट है मेरा, क्या अप्लाई कर सकती हूँ? तो अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है प्लस आपका पीजी भी कंप्लीट है, और अगर आपका बीएड भी कंप्लीट है, लेकिन सवाल से लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि बीएड कंप्लीट चाहिए, सवाल से ऐसा लग रहा है कि आपका बीएड अभी फाइनल ईयर में होंगे या एग्जाम दे दिए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि अगर आपका बीएड भी हो गया है, पीजी आप कह रही है हो ही गया, ग्रेजुएशन तो पहले ही हो जाता है, तो आप 9, 10, 11, 12 दोनों के लिए एलिजिबल है। लेकिन ये दोनों अगर आपने कर रखा है ग्रेजुएशन और पीजी, लेकिन बीएड में अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है, एग्जाम दे रखे हैं, फाइनल ईयर में है, तो अप्लाई नहीं कर सकती है, ना ही 9, 10 के लिए, ना ही 11, 12 के लिए। हमारी एक और स्टूडेंट है सिद्ध खवास, वो कह रहे हैं सर व्हाट अबाउट इंग्लिश एंड नेपाली मीडियम एज देयर आरंट मेनी वैकेंसीज, वी कैन अप्लाई इन अदर लैंग्वेजेस लाइक इन हिंदी और बंगाली? यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर सकते हैं। शर्त क्या है? कह रहे हैं कि सर इंग्लिश और नेपाली मीडियम में जो है ज्यादा वैकेंसी नहीं है। हाँ नहीं है, नेपाली मीडियम में इंग्लिश मीडियम वैकेंसी नहीं, क्योंकि नेपाली मीडियम के स्कूल ही कितने हैं, इंग्लिश मीडियम के स्कूल ही कितने, बांग्ला और हिंदी ज्यादा है। तो क्या हम लोग अदर लैंग्वेज यानी कि हिंदी मीडियम में, बंगाली मीडियम में अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सर हमने तो इंग्लिश लेके पढ़ा है, बहुत लोग कहते हैं सर हम तो नेपाली मीडियम से पढ़े हैं, सर वहां वैकेंसी नहीं है, तो क्या हम हिंदी स्कूल में यानी हिंदी मीडियम स्कूल में, बंगाली मीडियम स्कूल में अपने ही सब्जेक्ट को लेके क्या एग्जाम दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम में भरना चाहते हो तो याद रखिएगा आपने हिंदी पढ़ा हो एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, या तो 9-10 में, या तो 11-12 में, या ग्रेजुएशन में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में। अगर आपने हिंदी या बंगाली पढ़ा है, ये दोनों लैंग्वेज 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी और बंगाली आपने अगर लैंग्वेज पढ़ी है, तो आप इंग्लिश और नेपाली मीडियम होने के अलावा, जैसे कि मान लीजिए मैं मान लेता हूं 10 में आपका नेपाली था और नेपाली के अलावा सेकेंड लैंग्वेज आपका हिंदी था, या हिंदी नहीं था सेकेंड लैंग्वेज आपका बंगाली था, तो जो भी आपका था, हिंदी हो तो हिंदी मीडियम में भर सकते हैं, बंगाली हो तो बंगाली मीडियम में भर सकते हैं। याद रखिए जिस मीडियम में भरेंगे, नियम यह है जिस मीडियम में आप भरोगे वो मीडियम यानी वो भाषा, वो लैंग्वेज आपने 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी एक में आपने पढ़ा हो, फर्स्ट लैंग्वेज हो, सेकेंड लैंग्वेज हो या थर्ड लैंग्वेज हो, आपने पढ़ा है तो उस मीडियम में आप भर सकते हैं। मुझे लगता है काफी सवाल का जवाब यहाँ पे हो गया। नम्रता जी पूछ रही है सर 10-12 का परसेंटेज आउट ऑफ 500 करना होगा, हम ये कैसे कहें, डोंट नो। आप मार्कशीट देखिए, आप लोग अपना अपना मार्कशीट क्यों नहीं देखते? आप देखिए कि आपका जो 9, 10 या 11 10th का या 11, 12th का जो आपका मार्कशीट है, तो टोटल मार्क्स क्या है? अगर 500 है तो 500 पे आएगा, 600 है तो 600 पे आएगा, अगर 800 पे तो 800 पे आएगा, 1000 पे है तो 1000 पे आएगा। आपको वो देखना है, उसी पे जितने पास हुए हैं उसके हिसाब से आपको परसेंटेज निकालना है। तो आप मार्कशीट में देखिए कि 5 सब्जेक्ट है 100 करके तो 500 हो जाएंगे, 6 है तो 600 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके मार्कशीट पे डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स वहां कितना है। नम्रता जी पूछती है सर मेरा आईसीएसई बोर्ड है और 7 सब्जेक्ट है, हाउ टू टेक आउट परसेंटेज? तो अगर आपने जिस स्कूल से पढ़ाई की है, आप एक फोन लगा लीजिए वहां पे कि सर मेरा 7 सब्जेक्ट है, 7 के मार्क्स हैं, 7 सब्जेक्ट होने का मतलब है 700 नंबर का आपने एग्जाम दिया है, मैं मान के चलता हूं कि 700 नंबर का एग्जाम दिया है, तो 700 नंबर का एग्जाम दिया है तो 7 विषय में आपको मान लीजिए, मैं मान के चलता हूं कि आपको 450 नंबर मिले हैं, तो 700 पे ही इसका परसेंटेज काउंट होगा। यानी कि 450 को 100 से गुना करके डिवाइड किससे करना है? डिवाइड मिले गए मार्क्स को 100 से गुना करके हमेशा 700 से भाग कर देना है, तभी तो आपका परसेंटेज आएगा ना। ये देखो 0 0 कट गया यहाँ से, है ना, कितना 7 6 42, 3 बचेगा 30, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, यानी कि लगभग 64.2 परसेंटेज आ रहा है आपका। ऐसे तो करना पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मेरा एजुकेशन सब्जेक्ट है, ठीक है, आपने एजुकेशन सब्जेक्ट लेके आपने पढ़ा है,
तो एजुकेशन तो मेरे ख्याल से 9-10 में होता नहीं है। क्या मैं 9-10 के लिए कोई और सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते हैं? आपने एजुकेशन लेके पढ़ा है और आप एजुकेशन 9-10 में है नहीं, तो आप 9-10 में कोई और विषय लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी लेना चाहते हैं, मान लीजिए बांग्ला लेना चाहते हैं, हिस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, ज्योग्राफी में अप्लाई करना चाहते हैं, आप फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस या किसी और भाषा में, अगर किसी और सब्जेक्ट में अगर अप्लाई करना चाहते हैं एजुकेशन छोड़ के, क्योंकि एजुकेशन अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, ऐसा है, अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि सर मेरा ग्रेजुएशन में तो हिस्ट्री ऑनर्स था, क्या मैं हिंदी भर सकती हूँ? सर मेरा ग्रेजुएशन में मेरा ज्योग्राफी था, सर मैं हिस्ट्री में भर सकती हूँ? भर सकता हूँ, भर सकते हैं। उसका नियम क्या है कि आप अपने मेन सब्जेक्ट को छोड़ के किसी और सब्जेक्ट में अगर भरना चाहते हैं, जैसे इनका एजुकेशन है और मान लीजिए ये हिस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा अगर आप 9-10 के लिए भरना चाहते हैं, अपने एजुकेशन सब्जेक्ट को छोड़ के हिस्ट्री में भरना चाहते हैं या अपने मेन विषय को छोड़ के किसी और विषय में भरना चाहते हैं, तो अगर 9-10 के लिए है तो 9-10 के लिए क्या चाहिए? ग्रेजुएशन। तो अपने ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री आपने 300 फुल मार्क्स के आपने पढ़े हो। 300 में आपको कितने मार्क्स मिले हैं, 150-200 वो नहीं कह रहा हूं, हिस्ट्री आपने 300 मार्क्स के पढ़े हो, आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है, आप ज्योग्राफी में भरना चाहती हैं 9-10 में, तो ज्योग्राफी आपने ग्रेजुएशन में 300 नंबर है कम से कम पढ़े हो। आप पोल साइंस में भरना चाहते हैं तो पोल साइंस में आपका ग्रेजुएशन कम से कम 300 नंबर का आपने एग्जाम दिया हो, मार्क्स कितने भी आए हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन 300 नंबर का आपने पढ़ा हो, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट बात। तो आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़े हो लेकिन किसी और विषय में भरना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी यह है कि उस विषय को 300 नंबर आपने पढ़ा हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हर किसी के सवाल का जवाब हो गया कि सर मेरा ग्रेजुएशन में ये है पर मैं किसी और विषय में 9-10 में भरना चाहता हूँ, कैसे? वो विषय अगर 300 नंबर का अगर मैंने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में तो ही आप भर सकते हैं। बेला सरा पूछती है अगर हम अपर प्राइमरी में इन सर्विस हैं, यानी वो पहले से अपर प्राइमरी में अगर पढ़ा रही हैं, तो क्या पीजी के लिए, यानी कि जब वो 11-12 के लिए भरना चाहती है तो अपने स्कूल से एनओसी फॉर्म फिलअप से पहले लेना होगा? देखिए, आप अपर प्राइमरी में या किसी भी जगह पे अगर आप परमानेंट नौकरी कर रही हैं और वहां से अगर आप फर्दर स्टडी भी करना चाहती हैं, हायर स्टडीज भी करना चाहती हैं, तो आपको पहले एनओसी लेना ही होगा। अब आप ऑलरेडी अपर प्राइमरी में पढ़ा रही हैं बेला जी, और अगर आपको अभी 11-12 के लिए अप्लाई करना है तो बिल्कुल आप प्रॉपर चैनल यानी कि हेडमास्टर के थ्रू से एसआई या जो भी आपका डीआई होगा, ठीक है, आपको पहले एनओसी के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। आप वो फॉर्म फिलअप अप्लाई करने के बाद भी कर सकती हैं, पहले भी, अभी चूंकि टाइम है तो पहले ही अप्लाई कर दीजिए, रिसीविंग कॉपी लेके रख लीजिए कि हाँ मैंने एनओसी के लिए अप्लाई किया था। आपको एनओसी मिलने में लेट भी हो सकता है लेकिन मिलेगा जरूर, लेकिन एनओसी आपको चाहिए, क्योंकि जब आपका पैनल में नाम आ जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे एनओसी मांगा जाएगा, अदरवाइज रिजेक्शन हो जाएगा, समय नहीं रहेगा, इसलिए एनओसी आपको पहले ही लेके रखनी है, प्रिंट में वो लोग देंगे एसआई ऑफिस या डीआई ऑफिस से, इस बात को हर कोई समझ ले। मंदिरा जी पूछ रही है सर मेरा एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से है, ठीक है, वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है, तो क्या मैं नेपाली वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कर सकती हूँ? बिल्कुल, नेपाली वैकेंसी कह रही है, नेपाली में ज्यादा वैकेंसी है। नेपाली सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहती है नेपाली, ठीक है, तो नेपाली आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 30 नंबर का होना चाहिए, और 11-12 के लिए अप्लाई करना चाहती है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में नेपाली अपने 300 नंबर का आपने पढ़ा हो। और अगर आप नेपाली मीडियम की बात कर रही हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि आप नेपाली मीडियम स्कूल में अप्लाई करना चाहता हूं, तो नेपाली सब्जेक्ट, नेपाली जो लैंग्वेज है वो आपने 9-10 या 11-12 या ग्रेजुएशन या पीजी में कहीं भी आपने नेपाली एज अ लैंग्वेज पढ़ा हो, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज पढ़ा हो, तो ही आप नेपाली मीडियम में अप्लाई कर सकते हैं, भले ही आप इंग्लिश मीडियम में क्यों ना हो, ये रूल है, ये दिया हुआ है। नितिन गोस्वामी जी पूछती है सर मेरा बीएड चल रहा है, 4th सेमेस्टर बाकी है, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? नो, मैंने अभी कहा था 14 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की। जिस क्लास के लिए भरना चाहती है 9-10 के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड कंप्लीट होना चाहिए, 11-12 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड कंप्लीट होना, दोनों के लिए भरना चाहते हैं
तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड और ग्रेजुएशन प्लस बीएड सारा कंप्लीट होना चाहिए आपको, यानी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड तीनों कंप्लीट होना चाहिए आपके हाथ में, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मोहम्मद जिहार आलम पूछते हैं कि सर मैं इंग्लिश से पीजी विद बीएड हूं, यानी कि इंग्लिश में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, बीएड हूं, ओबीसी से फिलअप करे या नहीं। तो देखिए ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कई सारे कोर्ट केसेस अभी चल रहे हैं, भगवान जाने ओबीसी का क्या होगा। ओबीसी अभी नया से अप्लाई भी नहीं हो रहा है, कोई ओबीसी लेने के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता है। देखिए ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है, ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। अगर मैं रहता तो मैं तो जनरल से ही अप्लाई करता, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना डिसीजन मत बनाइए, आप खुद डिसाइड कीजिए कि मुझे ओबीसी से भरना है कि नहीं है, मुझे कोटा का लाभ लेना है कि नहीं लेकिन, जबकि ओबीसी में जनरल से ज्यादा लोग आते हैं, कटअप भी कभी कभी बहुत ज्यादा चला जाता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। किसने पूछा है नहीं पता, पर कह रहा है सर आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट द सिलेबस ऑफ फिजिकल साइंस 9-10 फॉर नेपाली स्पीकिंग पीपल। कह रहा है नेपाली स्पीकिंग पीपल, देखिए हिंदी स्पीकिंग पीपल, बंगाली, इंग्लिश, नेपाली, संथाली, उर्दू, कोई भी स्पीकिंग पर्सन हो, 9-10 का जो फिजिकल साइंस का जो सिलेबस है वो तो हर मीडियम वाले के लिए सेम है, वो तो किसी के लिए बदलेगा नहीं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब उसको आपको पढ़ के नेपाली में लिखना होगा, ये आपने पढ़ा होगा तो आप लिख सकते हैं, इसमें तो कुछ करना है नहीं। ठीक है। नितिन गोस्वामी जी भी पूछती हैं, आई थिंक वही होंगी, कि ग्रेडिंग सिस्टम एंड ऑल अदर एनी मोर, मैंने बोला था, तो कह रहे कि सर मेरा मेन सब्जेक्ट हिंदी है, यानी इनका मेन विषय हिंदी है, और मैं डीएलएड कंप्लीट की हूँ। डीएलएड की बात कर रहे हैं, डीएलएड कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जब प्राइमरी की नौकरी आती है, प्राइमरी या अपर प्राइमरी की आती है। सी टेट या टेट क्लियर नहीं है, ये कह रही है मेरा सी टेट क्लियर नहीं है, टेट क्लियर नहीं है, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं आप? तो WBSL ST में एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि डीएलएड यहाँ नहीं चलता है। डीएलएड प्राइमरी अपर प्राइमरी तक ठीक है, पर जब हाई स्कूल में आप जाते हैं ना, हाई स्कूल में देखिए 8 तक क्या होता है, मिडिल स्कूल होता है, उसके नीचे प्राइमरी होता है, तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब आप 9, 10, 11, 12 के लिए भरते हैं, वो हाई स्कूल हो गया, हाई स्कूल में डीएलएड अलाउड नहीं है, हाई स्कूल में ओनली क्या अलाउड है, बीएड है, तो आप नहीं कर सकती हैं। रिंकू चौधरी पूछ रही है सर मेरा बीएड में टोटल 2000 का एग्जाम हुआ था, चलो ठीक है, रिजल्ट में सीजीपीए में आया हुआ है कितना, 8.01, तो मेरा मार्क कितना आया, कैसे निकाले? तो रिंकू जी आपसे मेरी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले बात हुई थी, और मैंने कहा था कि आपका जो बीएड का जो मार्कशीट है उसके बैक साइड में देखिए, तो आपने देखा तो पता चला कि आपका जो सीजीपीए जो है 8.01 वहां लिखा हुआ है, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा, यानी 80.1% आपके मार्क्स हो गए। तो फिर उनका सवाल था कि सर मेरा फुल मार्क्स तो 2000 है, तो मैं टोटल मार्क्स कैसे निकालूं? अब मार्कशीट में पूरा आपका सीजीपीए दिया हुआ है, सेमेस्टर के लिए एसजीपीए दिया हुआ है, और सीजीपीए आपका 8.01 दिया हुआ है, तो कैसे निकाले? तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर 80.1 है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, अगर कोई उपाय नहीं है, अगर आपके पास, मैं कह रहा हूं कि कोई उपाय नहीं है, तो चूंकि आपकी परसेंटेज 80.1 है, तो 80.1% आप निकाल दीजिए, ये 2 0 यहां से कट जाएंगे, आप गुना करें, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, है ना, तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 0 जा 0 हो गया, कितना ये हो गया, यानी कि लगभग 1602 नंबर, यानी कि आप मार्कशीट में देखिए, ये आपका डिसीजन है, लेकिन लगभग 1602 नंबर आपके आ रहे हैं, और आपके रिजल्ट में लिखा भी हुआ था कि आपका रिजल्ट काफी एक्सीलेंट था, तो 80.1% आपका है, जो कि 1602 नंबर करीब आपका आ रहा है, तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा एमए नेपाली में किया हूं, ठीक है, लेकिन बीएड हिस्ट्री में है। अब बीएड हिस्ट्री में कैसे होता है भाई, बीएड तो बीएड होता है, वो तो एजुकेशन में होता है, ठीक है। वो ये कह रहे थे कि एमए नेपाली में है और बीएड किया हुआ है, और कह रहे हैं कि है तो मैं नेपाली सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूं। तो आपने नेपाली में ही एमए किया है, आपने नेपाली में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो आप 11-12 के लिए तो नेपाली के लिए जो वैकेंसी देख लीजिए, अगर वैकेंसी है तो अप्लाई कर दीजिए नेपाली में, अगर नेपाली में वैकेंसी नहीं है तो दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई कीजिए। अगर आप वो सब्जेक्ट अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में 300 नंबर के पढ़े हो तो अप्लाई, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिंदी है, कोई पॉल साइंस है, वो विषय आपने 300 नंबर के पढ़े हो पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो 11-12 में आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 9-10 के लिए आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो, वहां भी आपने अप्लाई कर सकते हैं,
300 नंबर कोई पढ़ा होता आपने, या फिर अपने जो MA इन नेपाली है तो नेपाली में वैकेंसी ना के बराबर है तो आप नहीं करना चाहते हो, बेटर ऑप्शन पे जाना चाहते हो तो वो विषय आपने पढ़ा हो कम से कम 300 नंबर का। इस बात को जरूर 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 ध्यान रखें। कृति शॉप पूछती हैं सर मेरा BA इकोनॉमिक्स है, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में किया है, MA हिंदी में किया है, अच्छा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में है, MA हिंदी से है, B.Ed भी है, चलो भाई सब ओके है, क्या मैं 9-10 का फॉर्म भर सकती हूँ? क्यों नहीं भर सकते? 9-10 का फॉर्म भरने के लिए आपका BA कंप्लीट होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए है। 11-12 का फॉर्म भरने के लिए MA कंप्लीट होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, B.Ed कंप्लीट होना, दोनों है। तो आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो 9-10 और 11-12 दोनों साथ में फिलअप करना है, एक साथ। कैसे करना है मेरा फॉर्म फिलअप का वीडियो देखिए, सबको क्लियर हो जाएगा क्यों इतना कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। देखिए मैं खत्म करता हूं, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बताने वाला हूं। केसांग पूछ रही है सर आई फिल्ड माई फॉर्म वीक्स एगो, काफी सप्ताह पहले फॉर्म भर लिया था, कंप्लीट किया पेमेंट, लेकिन अभी भी वहां दिखा रहा है पेमेंट इनकम्प्लीट। ये क्यों होता है? जब आप लोग नोटिस नहीं पढ़ते हो। क्रोम जिस ब्राउजर में भर रहे हो वो एकदम अपडेट होना चाहिए, जो सर्वर से भर रहे हो वहां पे इंटरप्शन मल्टीपल उसका यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सर्वर के कई सारे मोबाइल में लैपटॉप में बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं कैफे में और घर पे, तो आपका सर्वर की जो स्ट्रेंथ है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और जब पेमेंट जैसे सेंसिटिव काम जब आप करते हो तो यहीं पे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि इस समय बिल्कुल भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। इसी कारण से आपका अभी भी क्या हो रहा है, पे नाउ दिखा रहा है। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, मैं इसमें कोई सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास सलाह देने के लिए है नहीं कि इसमें क्या होगा। फोन नंबर दिया है गवर्नमेंट का जो कभी वो लोग उठाते नहीं है, ईमेल उन्होंने दिया है जिसका रिप्लाई कभी आता नहीं है, तो हम पूछे किससे और जवाब कैसे दे? तो इस पे मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी कि भाई आपको करना क्या है, ये आपका डिसीजन होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है फ्रेश ईमेल आईडी फ्रेश मोबाइल नंबर से दोबारा से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, लेकिन उनका रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा ये मुझे पता नहीं है। हो भी सकता है, रिजेक्ट नहीं भी हो सकता है, कह नहीं सकते इसके बारे में कुछ भी, ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा। सो लेस वैकेंसी इन ज्योग्राफी टीजीटी इंग्लिश मीडियम। हाँ इंग्लिश मीडियम में तो स्कूल ही कम है ना, इंग्लिश मीडियम के स्कूल तो गिने चुने हैं, कितने ही स्कूल है। अरे हिंदी मीडियम में भर दो, क्या दिक्कत है? हिंदी अगर आपने 9-10 में पढ़ा हो सेकेंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज, 11-12 में पढ़ा हो सेकेंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज, या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी आपने पढ़ा हो फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज, तो अब हिंदी मीडियम में अप्लाई करो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। वैकेंसी से क्या ही लिया, जिसमें ज्यादा वैकेंसी अप्लाई कर दीजिए। केसांग फुल पूछ रही है सर आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन ज्योग्राफी, आपने ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन किया है? ये सवाल जवाब बहुत ध्यान सुनिए, सबके लिए काम आएगा। ज्योग्राफी में इन्होंने ग्रेजुएशन करा है, MA हिस्ट्री में है, सो विच वुड बी बेटर फॉर मी टू अप्लाई। देखिए हिस्ट्री में बहुत कंपटीशन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। आपने ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में किया, MA हिस्ट्री में किया, मैं मान के चलता हूं कि ग्रेजुएशन में आपका हिस्ट्री भी होगा, जरूर होगा। और अगर हिस्ट्री 300 नंबर का आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आप 9-10 में हिस्ट्री भी ले सकते हैं, ग्रेजुएशन भी ले सकते हैं। MA आपका हिस्ट्री है ही, तो जो आपका 11-12 है, ठीक है केसांग जी, उसमें भी आप हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकती हैं। हिस्ट्री के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने ज्योग्राफी 300 नंबर का पढ़ा हो, ज्योग्राफी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। पोल साइंस 300 नंबर का पढ़ा हो तो पोल साइंस के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कौन सा। अब जहां तक देखिए बेटर कुछ नहीं होता, वैकेंसी जितना ज्यादा होगा जाहिर सी बात है उतनी ही अच्छी होगी, और आपका अपना विषय में पकड़ क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए काबिल एकेडमी का जो ऐप है वहां पे हिस्ट्री की जो क्लासेस चल रही हैं, आप लोग को ऐसा लगता हो कि हाँ कहीं से भी देख लेंगे तो हो जाएगा, तो ये वही लोग हैं जो लोग WB टेट की पढ़ाई करते समय C-टेट का वीडियो देखते थे, जिनके 5 मिलियन 6 मिलियन सब्सक्राइबर है। अब हमारा यूट्यूब चैनल तो उनके सामने बउआ टाइप ही चैनल है, क्योंकि लगभग 6,500 भी सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने वाले जो पूरे बंगाल से 10,000 प्लस कैंडिडेट लोगों ने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास किया था, वो सिर्फ काबिल एकेडमी में पढ़ाए गए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्ट सिलेबस ऑफ वेस्ट बंगाल पैटर्न, जो सबसे अलग है। WB टेट काबिल एकेडमी में पढ़ाए गए यूट्यूब चैनल से ही उन्होंने पास किया था। 70% से अधिक कॉमन था। 2022 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 23 का पेपर बहुत टफ था, किसी का कॉमन नहीं आया था, हमारे तो केवल 10 से 12% कॉमन थे,
लेकिन पढ़ाई बड़ी अच्छी की गई थी, जिन लोगों ने पढ़े थे थ्योरी उनका सारा क्लियर हो गया था। ठीक है, तो ये जो बात है जो मैं कह रहा हूं, तो ये जो हिस्ट्री जो पढ़ाया जा रहा है, रतन सर काबिल एकेडमी ऐप पे जो हिस्ट्री क्लासेस ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल के सिलेबस के हिसाब से है। एसएलएसटी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन हमारे पिछले साल 2009 के जो फर्स्ट एसएलएसटी के हैं उसके हिसाब से है। हम लोग स्टडी करते हैं, रैंडम नहीं पढ़ाते। इसलिए क्लासेस डेली क्यों नहीं आती है? इसलिए नहीं आती है क्योंकि हम समझते हैं कि कौन सी क्लासेस दे दे। आप चाहते हैं क्लासेस क्यों नहीं हो रही है, हमको डेली क्लास दीजिए, हमको लाइव क्लास दीजिए, पॉसिबल नहीं है। हम रिसर्च करते हैं और बेटर क्लास प्रोवाइड करते हैं। आप खुद से ही पढ़ाई कीजिए और हम लोग ही मेहनत कर रहे हैं। इतना कम समय दिया है ना कि 70% भी सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाए तो समझिए बहुत है, जबकि हम ये मान के चल रहे हैं कि शायद हम लोग 100% कंप्लीट कर पाए। और अगर हम लोगों ने 100% कंप्लीट नहीं कर पाए सिलेबस वीडियो के माध्यम से, जो बचे रहेंगे 20-30% उसके पूरे नोट्स थ्योरी आपको प्रोवाइड कर जाएंगे, ताकि वो पढ़ के भी आप आराम से एग्जाम निकाल सकते हो। तो विश्वास रखिए, बाकी आप लोग समझदार हैं। रफात जी पूछ रही है सर मेरा पीजी एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन है जो 11-12 के लिए, हाँ एजुकेशन 11-12 के लिए है, मगर 9-10 के लिए ग्रेजुएशन इलेक्टिव सब्जेक्ट में 45% नहीं है, तो क्या 9-10 फॉर्म भर सकते हैं? देखिए आपका ग्रेजुएशन में 45% ही नहीं है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, क्योंकि जिनका 45% है, 46-45 है, 45 से ऊपर है, 50 के नीचे है, ओबीसी में है लेकिन ओबीसी के ऑप्शन नहीं है, उनके साथ क्या होगा मैं नहीं कह सकता। अगर ओबीसी के ऑप्शन है तो वो लोग को ओबीसी भरना होगा, क्योंकि 45% है और जनरल है तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कितना परसेंट चाहिए? 50% चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के लिए 45% है कि नहीं, ये ध्यान रखिए। तो देखिए रफात जी, अगर आप 9-10 में ग्रेजुएशन भरना चाहते हैं और अगर आपका 45% है तो, और जनरल कैटेगरी से है तो नहीं भर सकते हैं, ओबीसी से है तो भर सकते हैं, बशर्ते ओबीसी के ऑप्शन अभी दिख रहे हो। हाँ 11-12 के तो भर ही सकते हैं आप। सर मेरा बीएड सेशन 24-26 है, यानी कि 26 जो आया नहीं है, यानी कि इन्होंने 2024 में एडमिशन लिया था, 24-25 में फर्स्ट ईयर होगा, 25-26 में सेकंड ईयर होगा, तो क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ? नहीं भर सकती हूँ बाबा, नो। आपका बीएड का सेशन 24-26 है, आप 2026 में जाके बीएड कंप्लीट करोगी, फॉर्म फिलअप तो 14 जुलाई खत्म हो जा रहा है, कैसे भरोगे आप? नहीं भर सकते हो। संजय रैंडम जी पूछ रही हैं कि फॉर्म फिलअप के दौरान आई कुडंट fill my BEd total marks and obtain marks. I was cleared my BEd from IGNOU in the year December 2015, so please help me sir. कैसे हेल्प करें? फॉर्म फिलअप करते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल मार्क्स क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स ऑब्टेंड कितना है, यहाँ पे लिखा रहता है कौन से ईयर है पास की हो, और यहाँ परसेंटेज जो है अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है। तो बिना भरे ही पार हो जाते हो? कैसे हो जाते हो, कैसे कर लेते हो, क्या करते हो? फॉर्म फिलअप करते समय नहीं दिखता है कि जब भर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी कौन सी है हम बताएं, इग्नू, फुल मार्क्स कितना है मान लो 1500, कितने मिले हैं तो मान लो 1000, किस साल में मिला है तो मान लो 2022 में, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाता है। ये बिना भरे आगे निकल जाते हो कैसे? और फिर सवाल कर रहे हो कि हम क्या करें, कैसे हेल्प करें आपको हम? कैसे हेल्प करें? एडिट का ऑप्शन अगर आएगा तो कर सकते हो, नहीं तो एडिट एक बार फाइनल सबमिशन हो गया तो लिखा हुआ है कि एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद अप्लाई करना होता है, बैक कैसे करोगे? सुनीता जी कह रही है सर फॉर्म एडिट का ऑप्शन आ सकता है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कांट से। सुनीता जी आपसे बात हुई थी, काफी देर बात हुई थी ओवर टेलीफोन, तो मैंने बताया था कि नहीं जवाब दे सकते, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। एक मैडम है वो पूछ रही है, गुड मॉर्निंग सर, आई हैव डन द रजिस्ट्रेशन फॉर द फॉर्म प्रीवियसली व्हेन द ऑप्शन लैंग्वेज वाज देयर। मैं जब लैंग्वेज ऑप्शन था तब उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था। आई सिलेक्टेड इंग्लिश एज आई बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम, चूंकि इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश में से उन्होंने सिलेक्ट किया था। आई गॉट माई कैंडिडेट आईडी एंड पासवर्ड भी मिल गया, ठीक है, बट लेटर language option is not available and now I came to know that I should have selected Hindi as language because I will be applying for Hindi medium। तो आपको तो पता है कि अगर आपको हिंदी मीडियम के लिए अप्लाई करना है तो हिंदी एज अ लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा आपको। सो क्वेश्चन इज शुड आई री रजिस्टर? तो सवाल पूछा जा रहा है कि शुड आई री रजिस्टर फ्रॉम डिफरेंट फोन नंबर एंड डिफरेंट ईमेल आईडी, और शुड आई fill up the form using the same candidate ID? देखिए सेम कैंडिडेट आईडी
आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो आप करना चाहते हैं वो ऑप्शन अगर वहां खुल रहा है तो उसी ईमेल आईडी और फोन नंबर से कर दीजिए। लेकिन उसी ईमेल आईडी और फोन नंबर से अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहती हैं, हिंदी मीडियम अप्लाई करना चाहते हैं, हिंदी लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, तो फिर तो आपके पास यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन मैडम, ठीक है ना। तब तो फिर आपको आप जो सोच रही हैं वही करना होगा, और वैसा करने से रिजेक्शन हो सकता है, रिजेक्शन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे, क्योंकि ये गलतियां करते हैं और फिर से नया ईमेल आईडी बनाते हैं, नया फोन नंबर रहता ही है हर एक के पास, तो उससे री रजिस्टर कर रहे हैं और री रजिस्टर हो रहा है। लेकिन आगे जाके क्या होगा मैं नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन कर सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है, कर सकते हैं। बबली गुप्ता पूछ रही हैं, मैं यूपी से हूं, क्या मैं टीजीटी के लिए, वेस्ट बंगाल टीजीटी के लिए अप्लाई करूं? मेरा बीएड कंप्लीट है होम साइंस एंड ज्योग्राफी में। तो कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने तो नोटिस में कहीं नहीं देखा है कि केवल पश्चिम बंगाल के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट में सिटीजन ऑफ इंडिया है मेरे ख्याल से, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है जो अप्लाई कर सकता है लिखा हुआ है मेरे हिसाब से, तो आप अप्लाई कर सकती है, बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब बिहार की बीपीएससी की परीक्षा होती है स्कूलों में टीचर के सिलेक्शन के लिए, तो पश्चिम बंगाल से भी लोग जाके वहां पे अप्लाई करके नौकरी इस वक्त कर रहे हैं, और फिर अभी बंगाल में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां के लोग यहाँ अप्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं। भूमिका छेत्री जी पूछती हैं, 3 सवाल है इनके, इन्होंने मुझसे कहा है कि सर तीनों सवालों का जवाब दीजिए। हाँ, तीनों सवालों का जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। सर प्लीज मेक वीडियोस फॉर पीजी पॉलिटिकल साइंस, ये कह रही है कि सर पीजी पॉलिटिकल साइंस के वीडियो बनाइए। तो भाई देखिए ऐसा है कि हम ठहरे बीकॉम ऑनर्स, हमारा क्वालिफिकेशन है डीएलएड और बीएड, सब में फर्स्ट क्लास है, ठीक है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। आप हमको पॉलिटिकल साइंस की वीडियो बनाने के लिए कह रहे हैं, कोई मुझे इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाने के लिए कहता है, कोई मुझे लाइफ साइंस के लिए कहता है, कोई मुझे फिजिकल साइंस के लिए कहता है, पता नहीं नेपाली के लिए भी कहता है। तो देखो मेरे 2 ही हाथ हैं, है ना, और इतने कम समय में इन सब की वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने सोच रखा है कि अगर मैं वीडियो ना बना पाऊँ तो मैं ऐप पे मैं कोशिश करूंगा, मैं वादा नहीं करता हूँ कि ऐप पे बहुत लोग मुझसे इकोनॉमिक्स की वीडियो मांग रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उनके लिए मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूं एमसीक्यू के फॉर्म में, थ्योरी के फॉर्म में, इकोनॉमिक्स के, कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, ठीक है, इन चारों के मैं कोशिश करूंगा नोट्स प्रोवाइड करने के। नेपाली मीडियम वालों की बहुत शिकायत है कि नेपाली मीडियम वालों के लिए कोई कुछ नहीं सोचता। देखिए नेपाली मीडियम वालों के लिए ऐसी बात नहीं कि कोई किसी के लिए नहीं सोचता, लेकिन जो रिसोर्सेस है ना वो नेपाली मीडियम के लिए अवेलेबल नहीं है। आप खुद देखिए ना, नेपाली मीडियम के बुक्स है क्या आपके आसपास? WB टेट में जब मैं नेपाली मीडियम के लिए पढ़ा रहा था तब मैं खुद नेपाल जाके आप लोगों के लिए नेपाल के सारे बुक्स में लेकर आया, रिसर्च करा, हम लोग पूरी टीम ने मिलके हमने क्या किए, नेपाली मीडियम के लिए वीडियो तो बना नहीं पाएंगे, नेपाली मीडियम के स्टूडेंट तो है नहीं पढ़ाने वाले, तो हमने उनको पूरा नोट्स प्रोवाइड किया, थ्योरी प्रोवाइड किया, MCQ प्रोवाइड किया था। पर किया था, हमने किया था, नेपाल जाके हम सारे बुक्स लेकर आए थे, कितना घूमना पड़ा, ठीक है। तो मैं वादा नहीं करता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा नोट्स प्रोवाइड कर देने का। सेकंड सवाल है इनका कि सर आई एम फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड, मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश है, ओके, आई हैव स्टडीड हिंदी सेकंड लैंग्वेज, मैंने क्लास 12 तक पढ़ा है, यानी कि 10 में भी हिंदी पढ़ा है सेकंड लैंग्वेज, 12 में भी आपने हिंदी पढ़ा है सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट आपका इंग्लिश था। देन आई कैन अप्लाई फॉर हिंदी मीडियम, यस यू कैन अप्लाई फॉर हिंदी मीडियम। इसका सिर्फ एक ही रूल है कि अगर आप हिंदी मीडियम में अप्लाई करना, हिंदी मीडियम स्कूल में अप्लाई करना चाहते हो, बांग्ला मीडियम स्कूल में अप्लाई करना चाहते हो, नेपाली मीडियम स्कूल में अप्लाई करना चाहते हो, तो आप इन भाषाओं को आपने 10th में पढ़ा हो, कोई भी लैंग्वेज 12th में पढ़ा हो, या ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा, आपने पढ़ा है, आप दे सकती हैं। तीसरा सवाल, क्लास 10-12 मार्क्स विल बी काउंटेड एज बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 4 का परसेंटेज और ऑल सब, ऑल मेरे ख्याल से देखिए ये ऑल सब्जेक्ट ही होता है, और जहां तक सवाल है कितना होगा, तो ये स्कूल टू स्कूल डिफर होता है, स्कूल टू स्कूल ये डिफर हो जाएगा, वो आपका स्कूल का जो नियम है आप उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो हम लोग तो ऑल सब्जेक्ट ही करते थे, अब जो एडिशनल होता था उसे काउंट नहीं करते थे, 6 है इसमें एक अगर एडिशनल है जो कि होता था, जैसे कि वेस्ट बंगाल बोर्ड में एक एडिशनल होता है, तो बाकी के मार्क्स काउंट किए जाते हैं, ठीक है ना, तो जैसा हो वैसा ही कीजिए। ओम साई राम के बहुत लंबे चौड़े सवाल है, ये कहते हैं सर आई हैव 2 क्वेश्चंस, ओके, पहला सवाल है कि सर आई बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1984 है, यानी कि आप 40+ ईयर के हैं। हाउ मच एज अकॉर्डिंग टू दिस ईयर, तो कितना हो गया भाई, 40 पार हो गए, अब 40 लास्ट होता है,
ठीक है ना। और उसके बाद ओबीसी के लिए 3 साल आपको मिलता है रिलैक्सेशन, ओबीसी के है। बट नाउ ओबीसी का ऑप्शन हटा दिया है। अब ओबीसी का ऑप्शन अगर फॉर्म फिलअप में हटा दिया है, जो कि मैं फॉर्म फिलअप में बताऊंगा आपको, अगर हटा दिया है तो क्या करूं। मेरे ख्याल से फॉर्म फिलअप का ऑप्शन वहां पे मैं देख लेता हूं है कि नहीं, आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट में देख पाएंगे। फिलअप करूं या कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए अगर वहां पे ओबीसी का भरने का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, आप देख रहे हो, तो ओबीसी में कैसे भरोगे। ओबीसी में नहीं भरोगे तो आपकी एज चली गई है, 40+ हो गया है, आफ्टर 10 ईयर्स एसएलएसटी हो रहा है। बहुत सैड हूं, मैं समझ सकता हूं आपकी बात। लेकिन वहां पे गवर्नमेंट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर की लिस्ट आ रही है, नोटिफिकेशन आ रहा है कि क्या है, करना है नहीं करना, ऑप्शन नहीं है, तो सबके लिए अप्लाई है, क्या करें। और 2012 में मैंने एसएलएसटी क्वालिफाई किया था और वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम था। 2016 मेरी माँ की जो डेथ हो गई, मुझे बहुत खेद है, उसके कारण क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो क्या मैं 2016 का रजिस्ट्रेशन नंबर से एज रिलैक्सेशन पा सकती हूँ। देखिए एज रिलैक्सेशन केवल उन लोगों के लिए है जिनकी नौकरी चली गई, जो अनटेंटेड कैंडिडेट्स हैं, जिनकी नौकरी चली गई, नौकरी करते थे परमानेंट, उनके लिए है, उनके लिए नहीं जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन आपको वहां पे बोला था कि अगर आप 2016 के कैंडिडेट हैं तो आपको अपना रोल नंबर देना होगा, ना कि रजिस्ट्रेशन नंबर। ये साफ साफ लिखा हुआ है। प्लीज नोट दिस क्वेश्चन सर वेरी। हाँ मैंने नोट किया, मैंने आपका सारे कुछ सवालों का जवाब दे दिया है, आप जरूर देखिएगा। कविता प्रसाद पूछती हैं कि सर प्लीज हाँ ये सेम क्वेश्चन कि भाई पीजी पॉलिटिकल साइंस की वीडियो बनाइए, बट माइन वाज इंग्लिश, कैन आई फिल फॉर्म विद हिंदी मीडियम। आप हिंदी मीडियम में भर सकते हैं, सबके सवालों का जवाब दे दिया हूँ। हिंदी मीडियम में भरिए, हिंदी आपने पढ़ा हो 9, 10, 11, 12 पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में। बंगाली मीडियम में भरिए, बंगाली आपका होना चाहिए 10, 12 में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो देखिए ये था आपके सारे सवालों का जवाब, सारे सवालों का जवाब, जहां मैंने बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया है। जिनकी ग्रेडिंग सिस्टम की मार्क्स है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि अपने मार्कशीट में सामने या पीछे की ओर देख के अपने ग्रेड को मार्क्स में कन्वर्ट करें, ताकि वहां परसेंटेज कैलकुलेट हो सके। ये लिखा हुआ है कि दिस इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल कैंडिडेट, those who have grading system, marks in the grading system in their mark sheet, so they must calculate their marks according to the rules and regulations of their schools and universities। तो आपके स्कूल या यूनिवर्सिटीज के जो रूल्स है उसके हिसाब से आप ग्रेड को नंबर में कन्वर्ट करें। अब इसके बाद मेरी आवाज आएगी जिसमें मैं आपको फॉर्म फिलअप सिखा रहा हूँ। ठीक इसके बाद एक ही वीडियो है, लंबी वीडियो है, तो जरूर देखें, स्किप ना करें। ये पूरी वीडियो थी, मुझे लगता है कि सारे सवालों का जवाब मैं दे पाया हूं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद आप फॉर्म फिलअप की वीडियो देखेंगे, सो थैंक यू। तो अब चलिए हम लोग करते हैं फॉर्म फिलअप WB SSC SLST की। फॉर्म फिलअप करें कैसे, किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या जरूरी चीजें हैं। तो सबसे पहले देखिए ये है आपका वेबसाइट westbengalssc.com/OTR/रिक्रूटमेंट, ना भी दे चलेगा, westbengalssc.com लिखेंगे, क्रोम का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे ओल्ड वेबसाइट इस तरह से है, जो कि आपको यूज नहीं करना है, आपको न्यू वेबसाइट पे ही ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, और फॉरगोट कैंडिडेट आईडी, यानी किसी ने अप्लाई किया है, अगर उनका अपना कैंडिडेट आईडी अगर जो मिला था WB SSC के नाम से फॉर्म फिलअप करने के बाद SSC SLST के लिए, तो यहाँ से फॉरगोट आईडी करके फिर से अपना ले सकते हैं। अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं आप लोगों को कि कैसे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। सब कुछ मैंने आपके पहले वीडियो में मैंने क्या किया है बता दिया है। और देखिए यहाँ पे सवाल था कि क्या यूपी वाले लोग या बाहर के लोग भर सकते हैं कि, तो क्या लिखा हुआ है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया में अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। भारत का कोई भी नागरिक वेस्ट बंगाल के इस असिस्टेंट टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यूपी हो या हरियाणा हो या कुछ भी हो, दिल्ली हो, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आपको दिखा हुआ है कैंडिडेट लॉगिन जो दिखा है, एक्सेस योर कैंडिडेट अकाउंट। तो सबसे पहले आपको नीचे आना है और ये देखिए लिखा हुआ है डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर हियर, तो आपको रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग कैटेगरी डिटेल जो लिखा हुआ है कि हैविंग रिगार्ड टू ऑर्डर्स विच में बी पास्ड इन स्पेशल लीव पिटिशन, जो वगैरह जो भी कुछ है ये ओबीसी वगैरह को लेके कुछ भी लेके जो केस चल रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि those who may have already submitted category details may be required to resubmit category details prior to such date। जिन्होंने भी अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई किया है, जजमेंट आने के बाद उनको फिर से रीसबमिट करने के लिए कैटेगरी को बोला जा सकता है।
एप्लीकेंट्स विल बी, यहाँ लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स विल बी नोटिफाइड एंड लिंक विल बी मेड अवेलेबल टू सबमिट और मॉडिफाई कैटेगरी डिटेल्स इफ रिक्वायर्ड। यानी कि इससे ये पता चलता है कि जो भी डिसीजंस आएंगे हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, आई थिंक ऑनरेबल हाई कोर्ट के आएंगे, उसके हिसाब से कैटेगरी को चेंज करने के लिए दोबारा ये लोग एडिट का ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन उस एडिट के ऑप्शन में क्या सिर्फ कैटेगरी को चेंज करने का ऑप्शन होगा या बाकी चीजें भी जो आपने गलती कर रखी है उसे भी कर सकते हैं, या वो नहीं भी दे सकता है, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो कैंसिल भी कर सकता है, मतलब कैटेगरी सिर्फ आप एलिजिबल होंगे। So any final decision will be subject to outcome of the pending legal proceedings and no right will accrue in favor of any applicant who may have already applied with certain category tests। तो इसमें कोई अधिकार नहीं है, जो डिसीजन होगा वो सब पे लागू हो जाए। खैर ये बात की बात है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपसे पूछा आप लोग क्या गलती करते हो कि आप 9-10 का भर देते हो। यहाँ पे आप क्या करते हो, क्या लिखा है, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर, क्या है, सेलेक्ट एटलीस्ट वन ऑप्शन। तो समझो यहाँ अगर आप सिर्फ ग्रेजुएटेड हो विथ बीएड तो जाहिर सी बात है आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो, तो आप 11-12 पे तो आपको क्लिक ही नहीं करना है, आपको सिर्फ 9-10 पे क्लिक करना है। 11-12 पे क्लिक आपको नहीं करना है, इसे अनचेक रखना है क्योंकि आप सिर्फ ग्रेजुएट हो और बीएड है आपका। लेकिन आपको पता है कि आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट भी पूरी कर ली है, आपका बीएड तो हो ही रखा है, तो आप भले ही 11-12 में अप्लाई ना करना चाहें, आप 9-10 11-12 दोनों को चेक कर दें, क्योंकि आप लोग का मन बदलता रहता है कि नहीं अब 11-12 भी अप्लाई करके रखते हैं। तो याद रखिए फॉर्म फिलअप के समय ही दोनों ऑप्शन पे क्लिक करें। दोनों ऑप्शन सिर्फ उनको क्लिक करना है जो पोस्ट ग्रेजुएट है, क्योंकि वो दोनों के लिए एलिजिबल है। लेकिन जो सिर्फ ग्रेजुएट है बीएड के साथ है, बीएड भी उनका है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने नहीं किया वो सिर्फ 9-10 को ही चेक करें, 11-12 को अनचेक करें। तो मैं मान के चलता हूं कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो दोनों में चेक करके रखिए, क्योंकि दोनों में से किसी एक, दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक में भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ नाम लिख दीजिए। चलिए मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे राजेश कुमार शाह मैं लिख दिया। यहाँ फादर या मदर नेम पूछा गया है तो वो मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे आपका फीस ग्रुप पूछा गया है तो या तो SC ST OBC या फिर ऑल अदर्स के लिए तो मैं डाल देता हूँ ऑल अदर्स। जेंडर पूछा गया है तो मेल डाल दिया मैंने यहाँ पे। ईमेल आईडी पूछा गया है तो मैं यहाँ अपना ईमेल आईडी जो है डाल देता हूँ, तो ये हमारी मेल आईडी हो गई। फ़ोन नंबर मैं डालता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने मोबाइल नंबर डाला ये शो कर रहा है कि मोबाइल अवेलेबल है, आपका जो ईमेल आईडी है वो अवेलेबल है, ये दोनों ग्रीन होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आप डालिए, ठीक है। रिलीजन आपको देना है, जो रिलीजन हो आप चूज कर ले। यहाँ पे हाउस नंबर, फ्लैट नंबर वगैरह जो है देना पड़ता है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर लिए वेस्ट बंगाल। पिन कोड आपका आप दे दीजिए। ये पूरा एड्रेस आपको भरना है जहां आपका कॉरेस्पॉन्डेंस आ सकता है, तो आपका विलेज, पोस्ट, आपका लैंडमार्क आप एड्रेस लाइन 2 में भरें। डिस्ट्रिक्ट आप दे दिए आपने, स्टेट आपका आ गया, पिन कोड दे दिया। आपको यहाँ अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं भी अपना पासवर्ड जो है क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये मैंने कर लिया क्लिक, और दोनों पासवर्ड आप चाहे तो व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद जब अब देखिए यहाँ पे जो आपने अपना नाम दिया है और जो फादर या मदर का नाम देंगे ये आगे जाके फॉर्म फिलअप में नहीं बदलेगा, इसे आप बिल्कुल भी एडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक बार नाम और अपना फादर या मदर का नाम जरूर चेक करें, बाकी सब आप जो है एडिट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों गलती यहाँ इस स्टेज पे ना हो, और आप दोनों ऑप्शन भरे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन हो। ग्रेजुएशन अगर है तो सिर्फ आप 9-10 के लिए भरेंगे, 11-12 के नहीं भरेंगे। इसके बाद आप रजिस्टर पे जाएंगे, यहाँ पे आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे जाएंगे, आपसे पूछेगा आर यू श्योर द डेटा यू हैव एंटर्ड इज करेक्ट, ओके। जैसे ही आप करेंगे आपका यहाँ पे कैंडिडेट आईडी देखिए आपका यहाँ पे शो कर रहा है, जिसका आपको एक फोटो जो है ले लेना है, क्योंकि ये आने वाला है आपका बहुत ज्यादा काम, ठीक है, क्योंकि ये आपको पुटअप करना पड़ेगा जब फिर से लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो अब देखें, तो ये जो आपका पूरा डैशबोर्ड खुल गया। यहाँ डैशबोर्ड है, प्रोफाइल है, यहाँ पे आपका लॉग आउट लॉग ऑन का ऑप्शन है। डैशबोर्ड में आपकी कैंडिडेट आईडी यहाँ लिखी हुई है। पहला स्टेप है कि फोटो विद सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। दूसरा है ईमेल वेरीफाई करना है। तीसरा मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। चौथा प्रोफाइल आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आपको पेमेंट के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, नंबर 1 फोटो अपलोड करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप आएंगे, चूज फाइल करेंगे,
तो चूज फाइल करेंगे तो आपकी जहाँ फोटो, मेरी फोटो यहाँ पे है और देखिए सिग्नेचर भी है इसमें। तो मैंने क्या किया, फोटो ले लिया मैंने और फोटो यहाँ पे आ गई है। आने का देखिए नाम हो गया, सिग्नेचर हो गया। इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद या फिर यहाँ पे सफेद पट्टी बना के भी कर सकते हैं, जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे अपलोड करें। देखिए आपका अपलोड हो गया है और जैसे ही करेंगे नीचे आपकी फोटो आ जाएगी। इसके बाद यहाँ लिखा रहेगा बैक टू डैशबोर्ड। तो यहाँ से आप जाइए बैक टू डैशबोर्ड, जहाँ दिखाएगा कि अपलोडेड, यानी आपकी फोटो हो गई है अपलोड। पहला स्टेप आपने कर लिया कंप्लीट। अब आते हैं आपका ईमेल वेरिफिकेशन, जो वेरीफाई करने के लिए बोला है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, इससे होगा ये कि आपका जो है यहाँ पे एक ओटीपी मांगेगा, जो आपने जो मेल आईडी दिया, मैंने दिया एकेडमी काबिल, तो यहाँ चला जाएगा। तो मैं खोलता हूँ, देखिए मेरा यहाँ पे आ चुका है और ये मेरा ओटीपी, इसे मैं कॉपी कर लूंगा या मैं याद कर सकता हूँ 053366। तो ये मैं डाल दूंगा इसको 053366, ये मैंने डाल दिया और इसे कर दिया वेरीफाई। देखिए वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। फिर से हम कहाँ चले जाएंगे, बैक टू होम। जब जाएंगे तो क्या लिखा रहेगा, ईमेल वेरीफाइड, यानी ये सेकेंड स्टेप पूरा हो गया। थर्ड स्टेप में क्या है, मोबाइल नंबर हमको जो है वेरीफाई करना है। जैसे ही हम मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करेंगे तो आप देखिए वेरीफाई पे क्लिक कीजिए, मोबाइल नंबर पे जो है आपका वेरिफिकेशन चला गया होगा। ठीक है, देखिए मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन जाएगा तो मोबाइल नंबर से ओटीपी आएगी, ओटीपी आपको यहाँ पे पुटअप करनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पुटअप करते हैं, मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली दिखाता है। फिर से आपको डैशबोर्ड पे जाना है। तो 3 नंबर स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है आपका कंप्लीट प्रोफाइल, जो कि प्रोफाइल नॉट इट कंप्लीटेड लिखा हुआ है, पेंडिंग है। इस चौथे स्टेज में कंप्लीट प्रोफाइल पे आप क्लिक करें। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, क्या लिखा हुआ है, नेम एंड पेरेंट नेम आर नॉट एडिटेबल ओनली फॉर व्यूइंग, जो मैंने कहा था। और शुरू में चूंकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन लिए, देखिए दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर सेलेक्ट ईच ऑफ। तो यहाँ भी आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं किसमें आपको अप्लाई करना है। आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों रहने दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सिर्फ 9-10 में करना चाहता हूँ तो 11-12 को अनचेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 11-12 अप्लाई करूंगी तो आप 9-10 को अनचेक कर दीजिए। दोनों में अप्लाई करेंगे, दोनों को चेक कीजिए। आप देखिए ये आपका नाम हो गया, फादर नेम जो आप केवल जो आप देख सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते। ईमेल आईडी एडिट कर सकते हैं, फोन नंबर देख सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ दिया हुआ है, आपका फीस कैटेगरी आपका चेंज करना चाहे कर सकते हैं, गलती से अगर जनरल कर दिया हो तो। यहाँ पे देखिए फीस कैटेगरी दिया हुआ है, ये है ऑल अदर्स है, ये है SC ST। ठीक है, तो मैंने दिया ऑल अदर्स। मेल है, हिंदू हो गया, ये आपका एड्रेस हो गया, सब कुछ ठीक है अगर तो ही आप नेक्स्ट पे जाएं। ठीक है, तो ही और कुछ नहीं है यहाँ पे। इसके नेक्स्ट पे जब जाएंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट, ये आपका जो करिकुलम है एजुकेशन का डिटेल वो आपको डालना है। कैंडिडेट मस्ट केयरफुली एंटर द परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रेड एंटर्ड बाय देम इन अकॉर्डेंस विद द कन्वर्शन फार्मूला ऑफ डिग्री कन्फरिंग यूनिवर्सिटी, यानी जिस यूनिवर्सिटी ने आपको डिग्री दिया है वहां के रूल्स के हिसाब से अपने कन्वर्शन को करें। देखिए यहाँ पे MPHS है, यानी आपने माध्यमिक पढ़ा है, HS पढ़ा है। और बहुत लोग बहुत पुराने वाले जो हैं उन्होंने ओल्ड HS पढ़ा होगा, तो उनको पता है कि उनका ओल्ड HS है तो वो ओल्ड HS भरेंगे, नहीं तो MPHS हम चलेंगे हम लोग। तो हम लोग चल रहे हैं MPHS की। तो देखिए माध्यमिक में क्या पूछा है कि आप कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से भरे हैं। तो मैं भर देता हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फुल मार्क्स में देता हूँ 800। कितने मार्क्स मिले हैं, तो मान लेता हूँ 700 नंबर मिले हैं। कौन से साल में आपने पास किया है, तो मान लेता हूँ मैं मान लेते हैं कि 2015 में ये पास किए थे। ये देखिए ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद क्या, हायर सेकेंडरी, तो वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन लिख दिया मैंने। फुल मार्क्स मान लीजिए 1000 है। ठीक है, मिले हैं 850 मार्क्स मिले आपको ऑब्टेन। कौन साल में पास किए हैं, तो 2017 में आपने पास किया है। परसेंटेज आपका आ गया ऑटोमेटिकली। अब आते हैं ग्रेजुएशन में, कहाँ से आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है, तो NBU। फुल मार्क्स कितने हैं, तो मान लेते हैं 1500। मिले कितने आपको, मान लीजिए 1150। किस ईयर में आपने पास किया, तो 2020 में। ये आपके परसेंटेज आ गए। अब यहाँ देखिए क्या होगा, अगर ये जो है ना ये वाला, इसे अगर आप अनचेक कर देते हैं, अनचेक करते हैं और इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो देखिए आपने NBU था, आपने 1500 दिया, 1150 आया, 2020 में पास हुए। देखिए परसेंटेज में कन्वर्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये चेक रहना चाहिए। अगर आपको मार्क्स मिले हैं तो यहाँ पे आपको ये करना होगा। तो इसको चेक रखिएगा। अगर आपको मार्क्स में, न्यूमेरिकल मार्क्स में मिले हैं, आप ग्रेड सिस्टम में नहीं मिला है आपको, तो ये रखिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन जिनका ग्रेडिंग सिस्टम में है, देखिए अनचेक इफ यू ग्रेडिंग सिस्टम, अगर आपका ग्रेड में है मार्क्स,
नंबर में नहीं है तो आपको इसको अनचेक करके फिर यहाँ पे आपको मार्क्स देने हैं और उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको परसेंटेज यहाँ लिखना होगा खुद से। फुल मार्क्स भी लिखने होंगे, कितने मार्क्स मिले लिखने होंगे और कितना परसेंटेज आया वो भी लिखना होगा। लेकिन जिनका न्यूमेरिकल मार्क्स मिला है वो इसको चेक रखेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन मान लीजिए नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से किया है, 1500 फुल मार्क्स है, 1250 मिले हैं, ठीक है, और किस साल आप पास किए हैं तो 2022 में आपने पास किया, ये आपके परसेंटेज आ गए। उसके बाद देखिए सेम वही बीएड आपने कब कहाँ से करा, तो मान लेते हैं कि इग्नू से करा है, कितने मार्क्स का था तो 1500 का था, कितने मार्क्स मिले हैं 1350 मिले हैं मान लीजिए। कब किया आपने 2024 में, मैंने 2 साल का बीएड हमने कंप्लीट कर लिया, 90% मार्क्स है, ठीक है। ट्रेनिंग टाइप पूछा तो ट्रेनिंग टाइप तो बीएड ही है, ये तो बीएड ही रहेगा। और यहाँ डिग्री या डिप्लोमा, यानी अगर आपके पास कोई और डिग्री या और कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री के रूप में या डिप्लोमा के रूप में है, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया है कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आपका है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक बार जरूर इसको चेक कर ले कि क्या है, इस तरह से आप कर सकते हैं। जिनका ग्रेड सिस्टम है इसको अनचेक कर दे, उसके बाद अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड का वो ग्रेड लिख के मार्क्स में कन्वर्ट करके, परसेंटेज में कन्वर्ट करके उनको ये भरना होगा। जब सब कुछ ठीक है, आपने देख लिया, तो आप यहाँ से नेक्स्ट करें। जब नेक्स्ट में आप जाएंगे तो आपको इस तरह से अपना प्रोफाइल रिव्यू कर सकते हैं, नाम आपका सब कुछ, मोबाइल नंबर वगैरह सब देख सकते हैं, आपका जेंडर रिलीजन कुछ गलती है चेक कर लीजिए, आपने क्या मार्क्स भरे हैं मार्कशीट से मिला लीजिए अपना। इससे पहले क्या होता है ना, ये भरने से पहले सबसे पहले अपना पूरा बायोडाटा कंप्लीट करके अपने साथ रखिए, और सब कुछ अगर ये ठीक है तो यहाँ आई सर्टिफाई दैट ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट है, आप ये सर्टिफाई कर रहे हैं खुद से, नहीं कि आप जिम्मेदार हैं अगर आपने यहाँ कुछ गलती की है। इसके बाद सबमिट प्रोफाइल फॉर्म पे क्लिक करना है, यहाँ लिखा आर यू श्योर द डेटा यू हैव एंटर्ड इज करेक्ट, ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे कहेगा थैंक यू, योर प्रोफाइल हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ये हो गया है। वी हैव रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन एंड विल गेट बैक टू यू शॉर्टली, और कंफर्मेशन ईमेल हैज बीन सेंड टू योर एड्रेस। तो आप अपना ईमेल अगर खोलें तो ईमेल में देखिए अभी तक तो कंफर्मेशन कुछ आया नहीं है, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, आया नहीं है, ठीक है, आ जाएगा। तब तक हम देखते हैं यहाँ पे बैक टू होम, तो आपको बैक टू होम जाना है। तो देखिए जब बैक टू होम जाएंगे तो फिर से ये जो 4 नंबर स्टेप जहां पे अपने प्रोफाइल कंप्लीट किया था, फिर से ये फाइनलाइज करने कह रहा है कि आपने जो सब कुछ भरा है वो सही है, आप इसे फाइनलाइज करना चाहते हैं तो इसको फाइनलाइज करें, इस पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ये फाइनल सबमिशन का, ये जो लाल रंग की पट्टी दिख रही है ना, क्या लिखा है, फाइनल सबमिशन। Congratulations, your profile is complete. Please see the entries carefully and finalize it. Without finalizing a profile, you cannot apply for subject-wise post. तो आप फिर से यहाँ चेक कर लीजिए एक बार और, आपको दोबारा मौका दिया गया है, सब कुछ है, ठीक है। अगर आप नहीं है तो वापस जा सकते हैं। अगर आपने फाइनलाइज कर दिया इसको, अगर आपने फाइनलाइज कर दिया, जैसे ही आप फाइनलाइज में क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन देगा, दिस एक्शन कैनॉट बी अनडन, नो एडिट विल बी अवेलेबल आफ्टर फाइनलाइजिंग ए प्रोफाइल। एक बार अपने प्रोफाइल फाइनलाइज कर दिया तो एडिट के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो अगर आप कैंसिल करते हैं तो फिर से देख सकते हैं, कंफर्म करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। कैंसिल का मतलब यही कि आप इसी पेज पे रहेंगे इस तरह से, ठीक है। तो चलिए सब कुछ ठीक है तो हम कंफर्म कर देते हैं, कंफर्म फाइनलाइज करते हैं। जैसे ही आप कंफर्म फाइनलाइज करेंगे आपके पास एक ऐसा आएगा एप्लीकेशन डिटेल्स, प्लीज प्रोवाइड योर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, आपका नाम आ गया। अब आपसे यहाँ पे बारी बारी आपको पहले 9-10 के लिए भरना होगा, या पहले आप 11-12 के लिए भर सकते हैं। तो मान लेते हैं पहले आप 9-10 के लिए भरना चाहते हैं तो 9-10 चूज कर लीजिए। कह रहा है कि आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, यानी आपका जो 2016 में अगर आप कैंडिडेट हैं, अगर नौकरी चली गई है तो ही आपको इसमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको ओल्ड जो रोल नंबर है वो रोल नंबर आपको देना होगा, जिनकी नौकरी चली गई। नहीं है तो फ्रेश कैंडिडेट तो अनचेक करना है। क्या आप आर यू वर्किंग एज असिस्टेंट टीचर इन गवर्नमेंट एडेड स्पॉन्सर्ड स्कूल में आप जो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो आपसे रोल नंबर पूछेगा, पहले का टीचर कोड पूछेगा। देखिए रोल नंबर पूछ रहा है, इसका मतलब ये है अगर रोल नंबर पूछ रहा है यानी कि ये 2016 वाले कैंडिडेट के लिए है, इसका मतलब तो यही लग रहा है मुझे कि भी रोल नंबर पूछने का। लेकिन देखिए एक और बात है, रोल नंबर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, रेड मार्क नहीं है जैसे कि यहाँ टीचर कोड में है, तो ये नहीं भी दे सकते हैं। टीचर कोड, यूनिक स्कूल कोड, स्कूल नेम, ठीक है, स्कूल कोड यानी डाइस कोड देना होगा आपको, स्कूल का नाम देना होगा, फर्स्ट ज्वाइनिंग कब किया आपने, और एक्सपीरियंस काउंट, ईच कंपनी कितने साल तक आपने एक्सपीरियंस नंबर आपको देने होंगे, जो 1, 2, 3, 4 आप जो भी दे सकते हैं ये कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसे अनचेक कर दीजिए। मैं मान लेता हूँ फ्रेश कैंडिडेट है। आपसे पूछा गया किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चूंकि आपने 9-10 के लिए भरा है
और मैं मान लेता हूं कि आप हिस्ट्री में भरना चाहते हैं, तो आपने हिस्ट्री यानी अगर आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री आपने मेन सब्जेक्ट है, नहीं भी है लेकिन हिस्ट्री आपने अगर 300 नंबर का पढ़ा है तो आप जरूर भर सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये किस मीडियम वाले स्कूल में भरना चाहते हैं, तो मान लीजिए आप हिंदी मीडियम में भरना चाहते हैं, तो पूछा है द अबव लैंग्वेज आपने कहाँ पढ़ा है। अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल में भरना चाहते हैं हिस्ट्री के लिए, तो पूछ रहा है क्या आपने माध्यमिक में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या आपने एचएस में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा। तो मान लेते हैं कि आपने ये माध्यमिक या एचएस में इधर फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज या कोई थर्ड लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा, ठीक है, और पढ़ा होगा तो ही हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, तो जहां आपने पढ़ा है वहां आपको क्लिक करना है। अगर आपने माध्यमिक और इसमें नहीं पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन अपने हिंदी लेके पढ़ा है लैंग्वेज, तो आप कर सकते हैं। आपसे पूछा गया वेन्यू क्या लेंगे, तो मान लीजिए मेरा डिस्ट्रिक्ट अलीपुर, तो मैं अलीपुरद्वार लूंगा। जैसे ही अलीपुरद्वार लूंगा यहाँ वेन्यू खुल जाएगा कि अलीपुरद्वार सर एक ही वेन्यू एरिया जहाँ आपका एग्जाम होगा, स्कूल का नाम बाद में मिलेगा आपको। ये हो जाने के बाद बहुत ही छोटा है, जो आपने 9-10 के लिए आपने अप्लाई किया है, इसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन करना है। आप श्योर है? हाँ श्योर है, अप्लाई कर दीजिए। देखिए योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ से आप बैक टू होम जाने से पहले डाउनलोड पीडीएफ कर ले, बाद में भी कर सकते हैं, पर डाउनलोड पीडीएफ कर लेंगे तो आप इसको अपने डेस्कटॉप पे कहीं भी इसको सेव कर लीजिए। आपका सेव हो गया। खोलेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा आपका पीडीएफ, जिसका प्रिंट आपको जरूर लेना है, और जब तक आप रिटायर होके, बूढ़े होके, पेंशन स्टार्ट होने के बाद आप और 10 साल पार ना हो जाए तब तक इसको संभाल के रखना है। इसके बाद आप यहाँ आए, बैक टू होम जाए। तो बैक टू होम जब करेंगे, देखिए अब हुआ क्या, जैसे ही आप बैक टू होम गए ये पूरा लॉग आउट हो गया, तो फिर से इसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो क्या कर, चलिए लॉगिन कर लेते हैं एक बार और। अगर इस तरह केस हो जाता है तो अपना ये जो कैंडिडेट आईडी है, जो मैंने कहा था कि आपका फोटो खींच के रखना है, सबसे पहले वो कैंडिडेट आईडी दे देना है। अगर गलती से अगर आप ये बैक टू होम आपने किया था लेकिन ये पूरा का पूरा क्या हो गया, लॉग आउट हो गया, तो यहाँ अपना जो कैंडिडेट आईडी दे दीजिए WBSSC, ठीक है, 2500154826, ये आपने दिया। आप जो मोबाइल नंबर आपने जो प्रोवाइड किया था वो आपको देना है, ठीक है। तो चलिए मोबाइल नंबर डाल देते हैं। पासवर्ड आपने दे रखा है, लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही लॉगिन करेंगे, ठीक है, देखिए आपने 9-10 के लिए अप्लाई किया है, देखिए यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी, हिस्ट्री में आपने अप्लाई किया है, एप्लीकेशन स्टेट नॉट कंप्लीटेड, क्योंकि आपको पे करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से फिर डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये तो पे नाउ आप कर सकते हैं, पे नाउ करके 9-10 के लिए भर सकते हैं, लेकिन इसका पे नाउ आप कर दीजिए, या इसके पहले फिर से यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का बटन है, ठीक है। अप्लाई नाउ का बटन में ये टोटल 1 दिखा रहा है। अभी आप 9-10 के लिए आपने भरा, आपने 11-12 के लिए भरना चाहते हैं तो फिर से इस अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। जैसे ही अप्लाई क्लिक करेंगे फिर से आप एप्लीकेशन डिटेल पे आ जाएंगे। इस बार आप 11-12 के लिए भरे, क्योंकि आपने 9-10 के लिए भर लिया था। एज रिलैक्सेशन टीचिंग एक्सपीरियंस आपका नहीं है तो नहीं चाहिए। कहाँ भरना चाहते हैं, तो 10th में मान लीजिए आपने हिस्ट्री भरा था, 12th में मान लीजिए कि आपको ज्योग्राफी भरना है, तो या 12th में अगर 11-12 में अगर आपको ज्योग्राफी भरना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने ज्योग्राफी में दिया हो, या ज्योग्राफी कम से कम आपने 300 नंबर का पढ़ा हो। मीडियम इंस्ट्रक्शन क्या है, आप हिंदी मीडियम में भरना चाहते हैं तो हिंदी आपने माध्यमिक या एचएस में पढ़ा हो, या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, इधर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज। डिस्ट्रिक्ट अलीपुरद्वार आपने दिया, सेम है, और सदर एरिया। सबमिट एप्लीकेशन करें, ओके करें, तो फिर से आपको थैंक यू बोलेगा। डाउनलोड पीडीएफ कर ले, पीडीएफ को कहीं भी डाउनलोड कर ले, डेस्कटॉप पे, मोबाइल में कहीं भी चेक कर ले। ये आपका पीडीएफ है जो पेंशन मिलने के बाद भी आपको 10 साल तक संभाल के रखना है। अब यहाँ से आप चले जाना है बैक टू होम। बैक टू होम आ गए, देखिए इस बार लॉग आउट नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए टोटल ये 2 एप्लीकेशन आपने किया है, एक 9-10 के लिए ग्रेजुएशन और पीजी के लिए। ये हो जाने के बाद आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ। अब आप हिस्ट्री के लिए पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से पे नाउ करना होगा। बैक जाइए, अगर आप एचएस के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ से पे नाउ करना होगा, यहाँ से आप पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपको स्लिप मिल जाएगी, पेमेंट कंफर्मेशन हो जाएगा, और जब फिर से दोबारा यहाँ वापस आएंगे तो यहाँ आपको दिखाएगा कि आपका पेड हो गया है। आपको यहाँ पे स्लिप वगैरह आपको जो है मिल जाएगा। और यहाँ देखिए आपका प्रोफाइल एकदम कंप्लीट है, जिसमें फोटो अपलोड है, ईमेल वेरीफाइड है, मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, आपने प्रोफाइल अपडेट किया और आपने 2 एप्लीकेशंस भरे। और ये तभी पॉसिबल है जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था तो फॉर्म रजिस्टर करते समय उसी समय 9-10 आपको चूज करना था। ये नहीं कि आप 9-10 चूज किया बाद में 11-12 फिर से वापस आएंगे तो यहाँ पे आपको 11-12 का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भरना आपको 9-10 में ही है, पर अप्लाई दोनों में कीजिए।
आप पे मत कीजिएगा, पे नहीं कीजिएगा तो केवल एक ही परीक्षा दीजिएगा, तो दोनों आप पे कर देंगे, जिसकी परीक्षा होगी अलग अलग डेट्स पे आप एग्जाम दे सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द होल प्रोसेस बाय विच आई थिंक नाउ अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें भरना है। आपको अपना ये जो कैंडिडेट आईडी है ये बुढ़ापे तक संभाल के रखना है, पेंशन के बाद के 10 सालों तक भी कभी भी केस हो सकता है, ये संभाल के रखना है। जो दोनों पीडीएफ डाउनलोड किया आपने वो संभाल के रखना है। आपने पेमेंट किया उसकी स्लिप, उसके जीपे की रसीद, स्क्रीनशॉट लेके सारे को प्रिंट करके फाइल बना के पेंशन पाने तक उसके बाद के 10 साल तक संभाल के रखना है, तभी आपका सारा प्रोसेस सक्सेस हो पाएगी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं हो पाता यहाँ पे कब क्या केस हो जाए। तो आई होप आप लोगों को समझ में, जब ये पे नाउ कर देंगे तो आपका 6 नंबर ये जो देख रहे हैं ना ये वाला ऑप्शन, ये भी जो है आपका ऑप्शन पूरा चेक हो जाएगा, यानी कि आपने पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो अपनी जरूरत के हिसाब से ये आप करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दिया, खासकर हिंदी, इंग्लिश और नेपाली मीडियम के जो मेरे स्टूडेंट हैं डुअर्स के या पूरे भारतवर्ष के या बंगाल के। आई थिंक मैं जितनी मेरी बुद्धि थी, जितना मेरा कॉमन सेंस था, उसके हिसाब से मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दिया। फॉर्म फिलअप आपको समझाया, बार बार देखे, प्लीज स्किप ना करें, अच्छे से देखे, ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड के चक्कर में ना जाए। प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, अभी रात के करीब 12 बजने वाले हैं, 4 मिनट बाकी हैं, तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, कम से कम देख ही रहे हैं तो कम से कम लाइक कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट करके बताएं कैसे लगी आपको वीडियो, और प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।